अपन? यस, ओके। तो डियर, अपन ने लास्ट टाइम पे कहाँ तक कवर कर लिया था, एक बार बता देंगे अथर? एक बार आप बोल के बता दीजिए, है ना, लास्ट टाइम पे कहाँ तक कवर कर लिया था अपन ने? हेलो। हाँ अथर, हाँ, बताइए। एनर्जी इंटरैक्शन का स्टार्टिंग का बेसिक हो गया था। मैंने आपको ये बता दिया था वर्क क्या होता है, बाउंड्री हाँ। फिनोमिना के बारे में। यस सर। ठीक है, चलिए, ओके डियर, थैंक यू। तो डियर, लास्ट टाइम पे अपन ने सेकंड चैप्टर स्टार्ट करा था एनर्जी इंटरेक्शन, और उसमें देख लिया था वर्क क्या होता है। ठीक है। तो अपन ने देखा था वर्क का डेफिनेशन। तो कोई भी सिस्टम वर्क कब करेगा? व्हेन द वेट इज रेज्ड एक्सटर्नल टू द सिस्टम। वेट इज रेज्ड एक्सटर्नल टू द सिस्टम, तब अपन बोलेंगे कि सिस्टम वर्क कर रहा है। सिस्टम के एक्सटर्नली अगर वेट रेज हो रहा है, सिस्टम के एक्सटर्नली अगर वेट रेज हो रहा है, इसका मतलब सिस्टम वर्क कर रहा है। दैट इज द वर्क डन बाय द सिस्टम। इफ द वेट इज रेज्ड एक्सटर्नल टू द सिस्टम, देन इट इज सेड टू बी वर्क डन बाय द सिस्टम। क्लियर? अब ये इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। और अपन ने ये भी देख लिया था कि वर्क जो है इट इज अ बाउंड्री फिनोमिना, और लिप्स के एग्जांपल लेके मैंने बहुत प्यारे से आपको समझाया था। ठीक है। क्योंकि जब तक सिस्टम का बाउंड्री क्रॉस नहीं होगा तब तक वर्क नहीं होगा, क्योंकि अपन ने देखा था कि वेट इज रेज्ड एक्सटर्नल टू द सिस्टम। अगर सिस्टम के एक्सटर्नली वेट रेज होगा तभी वो बोलेंगे कि सिस्टम वर्क कर रहा है। तो वर्क डन इज अ बाउंड्री फिनोमिना। तो अपन ने वर्क के बारे में ये प्रूव कर लिया कि वर्क इज अ बाउंड्री फिनोमिना। अब साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। साइन कन्वेंशन। जो वर्क का साइन कन्वेंशन होता है, लाइक दिस इज अ सिस्टम, एंड इफ, देखिए वर्क क्या होगा, एक्सटर्नल टू द सिस्टम, मतलब बाउंड्री क्रॉस होगी। तो दो तरीके से इंटरेक्शन हो सकता है, या तो सिस्टम में वर्क सप्लाई हो या सिस्टम वर्क करे। ये क्या हो गया, दिस इज द वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। और ये हो गया वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम को अपन क्या मानते हैं, नेगेटिव। इसको अपन मानते हैं नेगेटिव वर्क डन। और वर्क डन बाय द सिस्टम इसको अपन मानते हैं पॉजिटिव वर्क डन। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों सर? तो डियर, ये एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड साइन कन्वेंशन है। ठीक है। ये एक साइन कन्वेंशन है, आप इसका उल्टा भी मान सकते हैं। जैसे कुछ फॉरेन ऑथर उल्टा भी मानते हैं, वो मानते हैं वो मानते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव एंड वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव। ठीक है। लेकिन जो अपन यहाँ पे इंडिया में आपकी जितनी भी एग्जाम होती है, लाइक गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज, एई, जेई, आईआईटीज, ये साइन कन्वेंशन मानती है। तो अपन भी यही साइन कन्वेंशन मानेंगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव एंड वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव। अब इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि आप ये क्यों मान रहे हो, इसका उल्टा भी आप मान सकते हो। ठीक है। कोई भी साइन कन्वेंशन अपन मान सकते हैं, लेकिन अपने एग्जाम में आईआईटी यही साइन कन्वेंशन मानता है, तो अपन भी यही मानेंगे। अगर मान लीजिए आपको कई कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि साइन कन्वेंशन लिख के भी आ जाता है, साइन कन्वेंशन लिख के भी दे देता है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम को पॉजिटिव मानना है, तो उस केस में अपन वो साइन कन्वेंशन मान लेंगे। लेकिन अगर कुछ भी मेंशन नहीं करा हुआ है साइन कन्वेंशन के बारे में, तो अपन हमेशा इसी साइन कन्वेंशन के साथ जाएंगे। ठीक है। इफ नथिंग इज मेंशन इन क्वेश्चन अबाउट द साइन कन्वेंशन ऑफ वर्क, देन वी विल गो फॉर दिस साइन कन्वेंशन। इफ मेंशन दैट वर्क डन ऑन द सिस्टम टेक इट पॉजिटिव, तो अपन इसको पॉजिटिव ले लेंगे। अगर वो बोल रहे हैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम को नेगेटिव लो, तो नेगेटिव ले लेंगे। लेकिन अपन जो भी पढ़ेंगे इस साइन कन्वेंशन के साथ पढ़ेंगे। तो मान लीजिए उल्टा साइन कन्वेंशन आता है, तो अपना वर्क का आंसर मान लीजिए पॉजिटिव आ रहा है, तो इसके साइन उल्टे साइन कन्वेंशन में वो नेगेटिव आ जाएगा। बस प्लस माइनस का ही तो फर्क रहेगा। तो अपन जो भी फॉर्मूला पढ़ेंगे या जो भी इक्वेशन डिराइव करेंगे, वो बाय यूजिंग दिस साइन कन्वेंशन करेंगे। ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो अपन हमेशा इसी साइन कन्वेंशन के साथ चलेंगे, और अगर मेंशन है तो अपन वो साइन कन्वेंशन ले लेंगे। ठीक है। बस प्लस माइनस का चक्कर पड़ेगा, तो ये में आंसर इस साइन कन्वेंशन के साथ जो आंसर आएगा उसको नेगेटिव से आप मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका वो आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं डियर। मान लीजिए अपने पास ये एक पिस्टन सिलेंडर असेंबली है। ठीक है। और यहाँ पे मैंने वेट रख रखा है, दिस इज द वेट डब्ल्यू। और यहाँ पे गैस भरा हुआ है कोई, यहाँ पे कोई गैस भरा हुआ है। कैसा सिस्टम है ये? क्लोज सिस्टम है। क्लोज सिस्टम है क्योंकि यहाँ पे पिस्टन के बाहर कोई भी मास इंटरेक्शन नहीं है। ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसको हीट सप्लाई करा। मैंने इसको हीट सप्लाई करा। जैसे ही मैं इसको हीट सप्लाई करूंगा, कैसा प्रोसेस है ये, पिस्टन इज फ्री टू मूव, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो गया। तो यहाँ पे मैं हीट सप्लाई करूंगा,
या अभी आप छोड़िए, अभी आपको पता नहीं है कांस्टेंट प्रेशर है या कौन सा है, अभी आप इसको रहने दीजिए। आप ये देखिए कि जैसे मैं इसको हीट सप्लाई करूंगा क्या होगा कि गैस के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ेगा और गैस क्या होगी, एक्सपैंड होगी। जब ये गैस एक्सपैंड होगी तो ये क्या करेगी, ऊपर की तरफ एक्सपैंड होगी तो वेट को रेज करेगी। क्या करेगी, वेट को रेज करेगी। तो यहाँ पे वेट रेज हो रहा है, कौन कर रहा है, अपना गैस कर रहा है, और एक्सटर्नल टू द सिस्टम, क्योंकि गैस ही अपना सिस्टम है। ये जो गैस है ये अपना सिस्टम है। तो यहाँ पे वेट रेज होगा, जैसे आप हीट सप्लाई करोगे गैस एक्सपेंड होगी और वेट को रेज करेगी। तो सिस्टम के एक्सटर्नली वेट हो रेज हो रहा है, तो इट इज द वर्क डन। लेकिन वर्क कर कौन रहा है, अपना सिस्टम वर्क कर रहा है, गैस वर्क कर रहा है। तो इसको अपन बोलेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। ये कैसा वर्क डन हो गया, पॉजिटिव वर्क डन। कैसा हो गया, पॉजिटिव वर्क डन। और यहाँ पे क्या हो रहा है डियर, जब ये गैस वेट को रेज करेगी तो एक्सपेंशन हो रहा है, तो ये एक्सपेंशन हो गया यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, एक्सपेंशन हो रहा है यहाँ पे। एक्सपेंशन का मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, गैस का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अब मान लीजिए मैं दूसरा पिस्टन सिलेंडर असेंबली ले लेता हूं, ठीक है। इसमें भी गैस भरा हुआ है, इसमें भी गैस भरा हुआ है, और यहां पे इस बार अपन यहां से इसको नीचे की तरफ क्रैश कर रहे हैं, मतलब इस पे कोई वेट अपन ने रख दिया, इस पे अपन ने कोई वेट रख दिया, तो ये पिस्टन क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा, पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। मतलब ये गैसेस क्या होंगी, कंप्रेस होंगी। तो यहाँ पे वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, क्यों, क्योंकि गैसेस क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है। तो यहाँ पे गैस पे वर्क हो रहा है, किस पे वर्क हो रहा है, गैस पे वर्क हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। और सिस्टम पे वर्क हो रहा है मींस इट इज नेगेटिव वर्क डन। वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब सिस्टम पे वर्क हो रहा है, तो ये कैसा वर्क हो गया, नेगेटिव वर्क डन हो गया, इट इज नेगेटिव वर्क डन। और नेगेटिव वर्क डन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, गैसेस का क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बोलो ये बात समझ में आई। तो अगर अपन यहाँ पे ये दोनों ही सिस्टम जो मैंने लिए हैं, ये दोनों एग्जांपल लिए हैं, ये किसके एग्जांपल है, क्लोज सिस्टम के, क्लोज्ड सिस्टम के एग्जांपल है। तो क्लोज सिस्टम में मैंने क्या देखा, अगर अपन बात करें पॉजिटिव वर्क डन की तो हमेशा क्या होगा, एक्सपेंशन। और अगर अपन बात करें नेगेटिव वर्क डन की तो हमेशा क्या होगा, कंप्रेशन। तो आज के बाद अगर मैं पूछूं इन क्लोज सिस्टम देयर इज एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, तो आप क्या बोलेंगे, इट इज द वर्क डन बाय द सिस्टम मींस पॉजिटिव वर्क डन। अगर मैं बोलूं इन क्लोज सिस्टम देयर इज अ कंप्रेशन, तो यहां से क्या समझ में आता है, कंप्रेशन मींस नेगेटिव वर्क डन मींस वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो कोई भी क्लोज सिस्टम की अगर अपन बात करेंगे, कोई भी क्लोज सिस्टम की अगर अपन बात करेंगे और मैं ये बोल रहा हूं कि एक्सपेंशन हो रहा है, तो मतलब हमें वर्क मिलेगा, वर्क डन बाय द सिस्टम है। और अगर क्लोज सिस्टम में कंप्रेशन हो रहा है तो वर्क अपने को करना पड़ेगा मींस वर्क डन ऑन द सिस्टम है। तो ये चीज समझ में आई, बोलो। और मैंने आपको ये क्लोज सिस्टम का ही क्यों पढ़ाया, क्योंकि डियर अब अपन जो भी एनालिसिस करेंगे वो पूरा क्लोज सिस्टम का एनालिसिस करेंगे। कब तक, लगभग जब तक अपना फर्स्ट लॉ खत्म नहीं हो जाता, उसके बाद ओपन सिस्टम का एनालिसिस करेंगे। मैं जो भी चीजें आपको पढ़ाऊंगा, अभी वर्क के बारे में एनालिसिस करेंगे, फिर हीट के बारे में एनालिसिस करेंगे, तो सारा का सारा पहले क्लोज सिस्टम को खत्म करेंगे, पहले पूरा का पूरा एनालिसिस क्लोज सिस्टम के लिए करेंगे, ठीक है। और ओपन सिस्टम का एनालिसिस उसके बाद में करेंगे, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था पहली क्लास में कि क्लोज सिस्टम एनालिसिस और ओपन सिस्टम एनालिसिस दोनों अलग अलग तरीके से होते हैं। क्लोज सिस्टम एनालिसिस होता है कंट्रोल मास टेक्निक, और ओपन सिस्टम एनालिसिस होता है कंट्रोल वॉल्यूम टेक्निक। तो पहले पूरा क्लोज सिस्टम एनालिसिस करेंगे और उसके बाद ओपन सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम एनालिसिस करना है अपने को, तो मैं आपको पूछूंगा एक्सपेंशन हो रहा है, गैस इज एक्सपेंड कर रही है, गैस अपना सिस्टम है, गैस इज एक्सपेंडिंग या सिस्टम इज एक्सपेंडिंग मींस इट इज द वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। और मैं आपको बोलूंगा ना क्लोज सिस्टम इफ द गैसेस आर कंप्रेस्ड मींस सिस्टम कंप्रेस हो रहा है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम दैट इज नेगेटिव वर्क डन। बोलियो क्लियर हुआ यहां तक, बोलो यहां तक क्लियर हुआ। यस, बाकी लोग भी रिप्लाई करिए, यस वेरी गुड। चलिए अब आगे बात करते हैं डियर। तो अपन अब जो भी एनालिसिस करने वाले हैं पूरा का पूरा क्लोज सिस्टम के बारे में चलेगा, ओपन सिस्टम पे बाद में पढ़ने वाले, ठीक है। अब अपन देखते हैं जनरलाइज्ड इक्वेशन फॉर क्लोज सिस्टम वर्क। जनरलाइज्ड, पूरा कंसंट्रेशन चाहिए आपका, मजा आने वाला है आपको। इक्वेशन, क्योंकि जो पहला चैप्टर था वो अपना थ्योरेटिकल चैप्टर था पूरा, हालांकि बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट अपन ने देखे, लेकिन न्यूमेरिकल पार्ट बहुत कम था। अब जो भी पढ़ने वाले हैं पूरा का पूरा न्यूमेरिकल पार्ट है।
बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, लेकिन कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा चाहिए। जनरलाइज्ड इक्वेशन फॉर क्लोज सिस्टम वर्क, क्लोज्ड सिस्टम वर्क, जनरलाइज्ड इक्वेशन फॉर क्लोज सिस्टम वर्क। तो डियर सपोज करिए अपने पास ये एक सिस्टम है, ठीक है, ये अपने पास एक सिस्टम है, यहाँ पे गैस भरा हुआ है, क्लियर, एंड दिस इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, ये हॉरिजॉन्टल सिलेंडर हो गया, एंड दिस इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, मींस यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पे लग रहा है, ठीक है। अब ये गैस का प्रेशर मान लीजिए पी है, तो गैस इस पे प्रेशर लगा रही है पी, ठीक है, और इस प्रेशर की वजह से मैंने मान लिया कि ये जो पिस्टन है ये dx डिस्प्लेस हो गया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मैंने माना कि ये पिस्टन जो है इस गैस प्रेशर की वजह से dx डिस्प्लेस हो गया इधर, ठीक है। मैंने क्या करा होगा, इसको हीट सप्लाई वगैरह करा होगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, जैसे मैं इसको हीट सप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ से ये मोलिकुलर टेम्परेचर वगैरह बढ़ रहा होगा, तो प्रेशर इस पे लगेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, इस पे लगेगा, तो ये पिस्टन को इधर डिस्प्लेस करेगा, मैंने मान लिया कि dx डिस्प्लेस हो गया। अब मैं चाहता हूं कि इसमें वर्क कैलकुलेट करें, अपन ने ये तो पढ़ लिया कि यहाँ वर्क होगा, ठीक है, वर्क यहाँ पे होगा, लेकिन कितना होगा उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है वो कैलकुलेट करना है अपने। मान लीजिए इस पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पिस्टन इज ए। तो अगर बेसिक मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग चले तो वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं थर्मोडाइनमिक्स की, तो फोर्स की बातें तो करेंगे नहीं, तो थर्मोडाइनमिक्स में प्रेशर इक्वल टू क्या, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स को अपन लिख देंगे प्रेशर इंटू एरिया, फोर्स को अपन लिख देंगे प्रेशर इंटू एरिया, उठा के यहाँ पे पुट करो, तो वर्क क्या हो गया, P इंटू ए इंटू डी एक्स, P इंटू ए इंटू डी एक्स, ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पिस्टन और ये dx डिस्प्लेस हो रहा है, तो ये क्या हो गया, चेंज इन वॉल्यूम मींस P इंटू dv, दैट इज द वर्क डन। अब अगर मेरे को टोटल वर्क निकालना है, मैंने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिया, अगर टोटल निकालना है तो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, मींस मेरे पास टोटल वर्क क्या आ जाएगा, pdv, दिस इज द नेट वर्क डन बाय द सिस्टम, दैट इज द नेट वर्क डन बाय द सिस्टम। ये आपका सिस्टम का नेट वर्क आ गया या टोटल वर्क आ गया। तो अपने को कभी भी क्लोज सिस्टम में वर्क निकालना है तो अपने पास एक इक्वेशन आ गई, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। क्या इक्वेशन आ गई, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। लेकिन इस इक्वेशन के अजम्पशन क्या है, ये इक्वेशन कहां वैलिड है, ये भी तो जरूरी है बात करना। तो सबसे पहली बात तो इस इक्वेशन के अजम्पशन क्या है, ये कहां कहां अपन लगा सकते हैं, क्योंकि कोई भी इक्वेशन अपन पढ़ रहे हैं तो उसका अजम्पशन अपने को पता होना चाहिए कि कहां वैलिड है। नहीं तो ऐसा नहीं कि पूरे थर्मोडाइनमिक्स में W इक्वल टू पीडीवी लगा देंगे, नहीं, कहां वैलिड है। तो सबसे पहली बात तो वर्क सिस्टम कब करेगा, व्हेन द बाउंड्री इज क्लोज्ड। तो यहां पे ये वर्क हो रहा है, तो यहां पे ये वर्क कब होगा, मान लीजिए आप पीडीवी कैलकुलेट कर लेते हैं, पीडीवी कैलकुलेट कर लेते हैं और सिस्टम का बाउंड्री क्रॉस नहीं हो रहा, तो वो वर्क नहीं होगा ना। तो पहला जंक्शन तो क्या है, वर्क शुड क्रॉस द बाउंड्री, वर्क शुड क्रॉस द बाउंड्री, क्योंकि पीडीवी तो मैं कहीं पे भी निकाल सकता हूं, लेकिन वो जरूरी है ना कि बाउंड्री क्रॉस हो, क्योंकि सिस्टम का बाउंड्री क्रॉस नहीं होगा तो पीडीवी वर्क जीरो हो जाएगा, वर्क है वो जीरो हो जाएगा, लेकिन पीडीवी का वैल्यू तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो पीडीवी कब लगेगा, व्हेन बाउंड्री सिस्टम का क्रॉस होगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, सिस्टम मस्ट बी क्लोज, सिस्टम मस्ट बी क्लोज, क्योंकि क्लोज सिस्टम के लिए सोल्व कर रहे हैं, सिस्टम मस्ट बी क्लोज। अपने ये जो सिस्टम लिया है कैसा सिस्टम लिया है, क्लोज सिस्टम लिया है। तो दूसरा जंक्शन क्या है, सिस्टम आपका क्लोज होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्लोज सिस्टम होना चाहिए। अच्छा एक बात देखो, मैंने यहाँ पे गैस लिया है, मतलब ये गैस आइडियल भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, या कुछ और भी वर्किंग फ्लूइड हो सकता है, इट मे बी सॉलिड और लिक्विड। तो ये पीडीवी जो है ना, कई बच्चों के दिमाग में बैठ जाता है कि इट इज वैलिड ओनली फॉर आइडियल गैस, नहीं, यहाँ पे मैंने गैस लिया है, यहाँ पे मैंने आइडियल गैस का नाम ही नहीं लिया अभी। तो ये पीडीवी कोई जरूरी नहीं है कि गैसेस के लिए वैलिड हो, मतलब आइडियल गैस के लिए वैलिड हो, इट मे बी वैलिड फॉर रियल गैस, आइडियल गैस, सॉलिड, लिक्विड, किसी के लिए भी ये वैलिड है। बात समझ में आ रही है, ये हर जगह वैलिड है। पीडीवी में मैंने यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं बताया है कि ये वर्किंग सब्सटेंस क्या है, ये कुछ भी हो सकता है, मे बी सॉलिड, मे बी लिक्विड, मे बी आइडियल गैस, मे बी रियल गैस, ठीक है। तो दो अजम्पशन तो अपने ये आ गए कि पहला, यहाँ पे वर्क कैलकुलेट कर रहे हो तो सबसे पहले तो ये चेक कर लेना कि सिस्टम का बाउंड्री क्रॉस हो रहा है या नहीं हो रहा, और दूसरा सिस्टम आपका क्लोज होना चाहिए तभी पीडीवी लगेगा।
अब इसका एक और इंपॉर्टेंट अजम्पशन है, एक और इंपॉर्टेंट अजम्पशन है, लेकिन ये थर्ड अजम्पशन समझने के लिए अपने को कुछ आगे एनालिसिस करना पड़ेगा पहले, ठीक है। तीन अजम्पशन होते हैं इस इक्वेशन के, तो थर्ड अजम्पशन समझने के लिए अपने को कुछ आगे थोड़ा सा और एनालिसिस करना पड़ेगा, फिर अपन इस अजम्पशन पे आएंगे। तो मेरे को ये बताओ कि ये दो अजम्पशन आपको क्लियर है? बताइए। यस। तो पीडीवी आप कहां लगा सकते हैं? सबसे पहली बात, कोई भी वर्किंग सब्सटेंस हो लग सकता है। वर्क बाउंड्री क्रॉस करना चाहिए, मतलब वर्क शुड क्रॉस द बाउंड्री, सिस्टम की बाउंड्री क्रॉस होनी चाहिए, तभी वर्क कैलकुलेट होगा। और दूसरी बात, सिस्टम आपका क्लोज होना चाहिए। ओपन सिस्टम की बात अभी कर ही नहीं रहे अपन, यहाँ पे मैंने लिखा है जनरलाइज इक्वेशन फॉर क्लोज सिस्टम, और सिस्टम भी अपना क्लोज है, यहाँ पे गैस है और कोई भी मास इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है। अब इसका थर्ड जंक्शन पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग में आपको बता रहा हूं वर्क ऑन पीवी डायग्राम, वर्क ऑन पीवी डायग्राम, वर्क ऑन पीवी डायग्राम, इसको समझना डियर। मैंने प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व बनाया है, एंड दिस इज द कर्व। ये कोई कर्व मैंने ले लिया, पीवी कर्व मैंने कोई बनाया है, ठीक है। कोई प्रोसेस है जिसका पीवी कर्व ऐसा आ रहा होगा। अब मैंने क्या करा, इस कर्व पे देखो, इस कर्व पे प्रेशर कंटिन्यू वेरी कर रहा है, यहाँ पे प्रेशर कुछ अलग है, यहाँ पे प्रेशर कुछ अलग है, यहाँ पे मान लो P2, यहाँ पे वॉल्यूम कुछ अलग है, यहाँ पे वॉल्यूम कुछ अलग है, तो वॉल्यूम भी कंटिन्यू वेरी कर रहा है, प्रेशर भी कंटिन्यू वेरी कर रहा है, ठीक है। तो कांस्टेंट कुछ भी नहीं है, प्रेशर वॉल्यूम सब वेरी कर रहे हैं। अब मैंने क्या करा, इस कर्व पे एक पॉइंट लिया, ये कोई पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट को यहाँ पे प्लॉट करा, तो मैंने इसको मान लिया प्रेशर P है, ठीक है, और इसको यहाँ पे भी वॉल्यूम एक्सिस पे भी प्लॉट कर लिया। अब एक काम करते हैं डियर, इसके पास में एक और पॉइंट ले लेते हैं, इसके जस्ट पास में एक और पॉइंट ले लेते हैं, और इस पॉइंट को भी वॉल्यूम एक्सिस पे प्लॉट कर लेते हैं। तो इनिशियल पॉइंट को मैंने मान लिया V1 और फाइनल को मैंने मान लिया V2। अब डियर ये दो पॉइंट इतने पास में हैं, ये दो पॉइंट इतने पास में हैं कि अगर आप इनको प्रेशर एक्सिस पे प्लॉट करोगे तो लगभग सेम प्रेशर आपको मिलेगा। आपको यहाँ पे ये पॉइंट दूर दूर दिख रहे होंगे, लेकिन ये पॉइंट दूर दूर मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पे बनाया ताकि आप इनको देख सको, लेकिन एक्चुअल में ये दोनों पॉइंट इतने पास में है कि जब अपन इनको प्रेशर एक्सिस पे प्लॉट करते हैं तो लगभग सेम प्रेशर मिलेगा, ठीक है। और वॉल्यूम एक्सिस पे इनको प्लॉट करेंगे तो अलग अलग वॉल्यूम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन वॉल्यूम एक्सिस में तो आएगा, लेकिन ये पॉइंट इतने पास में है कि इनका नेचर लगभग सेम है। लाइक मैं बात करूं कि दो लोग हैं, आसपास के गांव के हैं, या एक ही गांव में है, तो दोनों का लगभग नेचर सेम है, लेकिन उनमें से एक अपने इंडिया में है और एक इंग्लैंड में रह रहा है, तो दूर डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया, तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया तो नेचर अलग अलग हो जाता है। तो ऐसे ही मैंने ये दो पॉइंट इतने पास में लिए हैं कि इनका नेचर लगभग सेम है, मतलब अगर मैं इनको प्रेशर एक्सिस पे प्लॉट करूं तो दोनों का वैल्यू लगभग पी ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक स्ट्रिप बन गई, ये स्ट्रिप एक स्ट्रिप बन गई अपने पास, ठीक है। और इस स्ट्रिप का अगर मैं एरिया निकालूं तो ये स्ट्रिप कैसी है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बन गया, ये हो गया इसका एज पी और ये हो गया V1 माइनस V2। तो एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप क्या हो गया, एरिया ऑफ स्ट्रिप P इंटू V2 माइनस V1, और V2 माइनस V1 को मान लो dV, दिस इज V2 माइनस V1, ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, और यहाँ पे इस चेंज इन वॉल्यूम का मैं मान लेता हूं dV है। तो आपके पास एरिया ऑफ द स्ट्रिप क्या आया, PdV। इस स्ट्रिप का एरिया क्या आ गया, PdV। इस स्ट्रिप का एरिया क्या आया अपने पास, PdV, ठीक है डियर। अगर मेरे को इस पूरे कर्व का एरिया निकालना है तो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। तो अब टोटल एरिया अगर अपन निकालें, टोटल एरिया अगर अपन निकालें तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ PdV, ये टोटल एरिया हो गया, इंटीग्रेशन PdV। यार अभी अपन ने देखा, ये रहा, अभी अपन ने देखा इंटीग्रेशन PdV आपको क्या बताता है, क्लोज सिस्टम वर्क। ये आपको क्या बता रहा है, नेटवर्क इन क्लोज सिस्टम। इंटीग्रेशन PdV आपको क्या बता रहे हैं, नेटवर्क इन क्लोज सिस्टम। अभी अपन ने देखा W क्लोज जो आया दैट इज इंटीग्रेशन PdV। मींस मैं क्या बोल सकता हूं, ये और ये सेम है, मतलब क्या निकला कि W क्लोज्ड किसके बराबर आ गया, एरिया ऑफ पीवी डायग्राम। मींस अगर आपको क्लोज सिस्टम का वर्क निकालना है
और उस सिस्टम में जो प्रोसेस हो रहा है उसका पीवी डायग्राम आपको पता है, तो आप उस पीवी डायग्राम का एरिया निकाल लेंगे तो वो एरिया ही आपको क्या बता देगा, क्लोज सिस्टम वर्क। तो व्हाट इज द क्लोज सिस्टम वर्क? इट इज द एरिया ऑफ पीवी डायग्राम, एरिया अंडर द कर्व, एरिया कर्व के अंडर, कर्व के नीचे का एरिया, एरिया अंडर द कर्व ऑन पीवी डायग्राम, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व on PV diagram on volume axis, on volume axis gives closed system work, closed system work। अपने पास ये इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया कि अगर आपके पास किसी भी कर्व का पीवी डायग्राम है तो उस पीवी डायग्राम के नीचे का एरिया निकाल लो, एरिया अंडर द कर्व मतलब उसके नीचे का एरिया निकाल लो, लेकिन किस एक्सिस पे, वॉल्यूम एक्सिस पे। अगर मान लीजिए इस कर्व का एरिया, ये कर्व है और इस कर्व का एरिया आप प्रेशर एक्सिस पे निकालेंगे तो ये कुछ अलग बताएगा, ठीक है। अपने को ये नहीं कैलकुलेट करना है, अपने को ये वाला कैलकुलेट करना है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है। बात समझ में आ रही है? तो अगर अपन क्लोज सिस्टम वर्क निकालना चाहते हैं तो आपको अगर कोई भी पीवी डायग्राम दिया हुआ है, कोई भी पीवी डायग्राम आपको दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, उसका एरिया निकाल लेंगे वॉल्यूम एक्सिस पे, ये आपको दे देगा क्लोज सिस्टम वर्क। बात समझ में आई? तो क्लोज सिस्टम वर्क क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व ऑन पीवी डायग्राम ऑन वॉल्यूम एक्सिस गिव्स क्लोज सिस्टम वर्क। तो अगर पीवी डायग्राम आपके पास है, मींस जिस भी प्रोसेस को आप सोल्व कर रहे हो उस प्रोसेस का पीवी डायग्राम है, तो आप उस पीवी डायग्राम का एरिया निकाल के भी क्लोज सिस्टम वर्क बता सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अपन ने एरिया निकाल के देखा और ये इंटीग्रेशन पीडीवी ही आया, और इंटीग्रेशन पीडीवी अपना होता है क्लोज सिस्टम वर्क, इंटीग्रेशन पीडीवी अपना होता है क्लोज सिस्टम वर्क, मतलब उस कर्व का एरिया जो आ रहा है वो भी क्लोज सिस्टम वर्क है। तो अगर आपके पास कोई भी पीवी डायग्राम है तो उससे भी आप क्लोज सिस्टम वर्क निकाल सकते हैं। बोलो ये बात समझ में आई? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन अपने पास में आ गया कि पीवी डायग्राम के एरिया निकाल के अपन क्लोज सिस्टम वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ यहां तक? बताइए। यस, चलिए अब इसको आगे देखते हैं डियर। तो अगर मान लीजिए मैं आपको कोई भी पीवी डायग्राम दे देता हूं, जैसे ये पीवी डायग्राम हो गया, ठीक है, आपका ये ऐसा पीवी डायग्राम हो गया, या आपके पास कोई ऐसा पीवी डायग्राम है, तो आप क्या करेंगे, आपको पूछेगा क्लोज सिस्टम वर्क बताओ, तो आप क्या करेंगे, एरिया अंडर द कर्व ऑन वॉल्यूम एक्सिस, ये आपका क्लोज सिस्टम वर्क हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे, ये आपका क्लोज सिस्टम वर्क हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका एरिया निकाल लेंगे, ये आपका क्लोज सिस्टम वर्क हो जाएगा। तो इस तरीके से क्लोज सिस्टम वर्क अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब डियर एक चीज समझना, ये आपके पास पीवी डायग्राम है, मान लो स्टेट नंबर 1 से 2, ये एक प्रोसेस हो गया 1 से 2, चेंज इन स्टेट इज नोन एज प्रोसेस, तो एक प्रोसेस हो गया 1 to 2, ठीक है। अब मैंने इसका ये एरिया कैलकुलेट करा, ये वाला एरिया कैलकुलेट करा, तो W122 मेरे को मिला, मान लीजिए प्लस 50 जूल। प्लस प्लस मिलेगा कि माइनस मिलेगा बताओ? प्लस का मतलब क्या हुआ, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो बताओ प्लस मिलेगा कि माइनस मिलेगा? देखो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है 1 से 2, एक्सपेंशन हो रहा है, और एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन बाय द सिस्टम। अभी मैंने आपको बताया क्लोज सिस्टम में अगर कभी भी एक्सपेंशन होता है तो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, मींस पॉजिटिव वर्क डन होता है। अभी अपन ने देखा, ठीक है। तो 1 to 2 में अगर अपन वर्क निकालेंगे तो यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, और एक्सपेंशन होगा तो इसका मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम मींस अपने को पॉजिटिव वर्क मिला। तो मैंने देखा कि 1 to 2 में वर्क मिल रहा है 50 जूल। अब अगर इस प्रोसेस को मैं एग्जैक्टली रिवर्स कर दूं, मींस 2 से 1 जाऊं, 2 से 1 जाऊं, तो भी मेरा आंसर क्या आएगा, एरिया तो सेम है। अब मैंने आपको दूसरा प्रोसेस दे दिया, अब 1 to 2 को भूल जाओ, मैंने आपको दूसरा प्रोसेस दे दिया 2 to 1। अब मैंने दूसरा प्रोसेस दे दिया 2 to 1, तो आप इसमें एरिया कैलकुलेट करेंगे तो फिर से यही एरिया कैलकुलेट करेंगे, फिर से यही एरिया आएगा, एरिया अंडर द कर्व आपका फिर से यही मिलेगा। तो इस बार आंसर आएगा, इस बार भी आंसर 50 जूल ही आएगा, लेकिन इस बार किस में आएगा, माइनस में। क्यों माइनस में आएगा? क्योंकि 2 to 1 में कंप्रेशन हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो वर्क डन बाय ऑन द सिस्टम होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम तो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव वर्क डन। बात समझ में आई? 1 to 2 में मैंने एरिया कैलकुलेट करा, मेरा आंसर आया मान लो 50 जूल, और 2 to 1 में कैलकुलेट करा तो माइनस 50 जूल।
अब आप इन साइन को रहने दो, इन साइन को छोड़ो, ये साइन तो बता रहे हैं वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम। मैग्नीट्यूड देखो, 1 to 2 में जितना वर्क है 2 to 1 में भी उतना ही वर्क है। अगर आप 1 से 2 आ रहे हैं तो आपको जितना वर्क मिल रहा है 2 से 1 जा रहे हैं तब भी उतना ही वर्क है। 1 से 2 में जितना वर्क है 2 to 1 में भी उतना ही वर्क है। मींस ये प्रोसेस एग्जैक्टली रिवर्स कर सकते हैं अपन। इसका मतलब क्या हुआ, देखो 1 से 2 आप आए, 50 मिला, कुछ 50 यूनिट वर्क मिला, तो 2 से 1 गए तो वापस 50 यूनिट वर्क अगर आप इसको दे देते हो तो वापस 2 से 1 चल जाते हो। आप 1 से 2 आए, आपको 50 जूल वर्क मिला, अगर आप 50 जूल वर्क इसको फिर से दे देंगे तो ये ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाएगा, इसी पाथ को फॉलो करते हुए। आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि अगर मान लीजिए, सुनिए ध्यान से, आप यहां से यहां आए, ध्यान से सुनिएगा, आपको यहां पे एक्सपेंशन है तो आपको वर्क मिलेगा, मीन सिस्टम वर्क करेगा 50 जूल। अब ये स्टेट 1 से 2 है। अब मेरे को क्या करना है, इस सिस्टम को वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में लेके जाना है इसी पाथ को फॉलो करते हुए। अगर मैं इसी पाथ को फॉलो करते हुए वापस इसको ओरिजिनल स्टेट में लेके चला जाऊंगा तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, ऐसे प्रोसेस को कोई बताएगा? अगर अपन इसी पाथ को फॉलो करते हुए वापस इसको ओरिजिनल स्टेट में लेके चले जाएंगे तो इस तरीके के प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, बोलिए? अगर अपन प्रोसेस को, वेरी गुड, अगर अपन प्रोसेस को एग्जैक्टली रिवर्स कर सकते हैं, if the process is exactly reverse and the net effect on the system and surrounding are zero, such type of process are known as reversible process। तो अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि इसको वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में लेके जाऊं। तो ओरिजिनल स्टेट में लेके जाऊंगा तो मेरे को पता है कि इतना वर्क मेरे को देना पड़ेगा इसको, क्योंकि क्लोज सिस्टम है तो क्लोज सिस्टम का वर्क क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व, तो मेरे को इतना वर्क देना पड़ेगा और ये कर्व का एरिया अपन ने अभी निकाला 50 जूल आया। तो अगर मैं इसको 50 जूल वर्क दे देता हूं तो एग्जैक्टली रिवर्स हो जाएगा, 50 जूल वर्क दे देता हूं तो एग्जैक्टली रिवर्स हो जाएगा। इसका मतलब ये निकला कि पीडीवी वर्क है या एरिया, पीवी कर्व का एरिया निकाल के जो वर्क निकाल रहे हो ये रिवर्सिबल वर्क है। मानते हो इस बात को कि नहीं मानते? और ये एरिया क्या बता रहा है, इट इज द पीडीवी वर्क। ये एरिया कौन सा वर्क है, पीडीवी वर्क ही है, क्योंकि क्लोज सिस्टम का वर्क जो आया पीडीवी वो एरिया के बराबर ही तो आया। तो इसका मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि पीडीवी वर्क इज द रिवर्सिबल वर्क, पीडीवी वर्क इज द रिवर्सिबल वर्क। इज इट क्लियर? तो थर्ड इंपॉर्टेंट कंडीशन अपने पास इस फॉर्मूले का क्या आ गया, इस फॉर्मूले का थर्ड इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या आ गया, प्रोसेस शुड बी रिवर्सिबल या सिस्टम शुड बी, सिस्टम मस्ट बी रिवर्सिबल। बात समझ में आई आपके? तो ये W इक्वल टू पीडीवी से जो वर्क निकालेंगे आप, ये कहां वैलिड होगा? सबसे पहली बात, अगर आप कहीं पे भी W इक्वल टू पीडीवी लगा रहे हैं तो कहां लगा सकते हैं? नंबर 1 पॉइंट, क्लोज सिस्टम होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, वो रिवर्सिबल सिस्टम होना चाहिए। वो प्रोसेस कैसा होना चाहिए? रिवर्सिबल प्रोसेस होना चाहिए। अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो पीडीवी इज नॉट वैलिड। इज इट क्लियर? तो अगर अपन पीडीवी वर्क कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन पता चल गया, W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, ये कहां वैलिड है? वैलिड फॉर क्लोज्ड सिस्टम, वैलिड फॉर क्लोज्ड सिस्टम undergoing reversible process, undergoing reversible process, अदरवाइज ये वैलिड नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो अगर आप क्लोज सिस्टम वर्क निकाल रहे हैं तो अपन पीडीवी लगा सकते हैं, लेकिन हर जगह नहीं लगा सकते। क्लोज सिस्टम वर्क का मतलब हर जगह पीडीवी नहीं लगा सकते। पीडीवी सिर्फ लगेगा कब? जब प्रोसेस आपका रिवर्सिबल होगा। अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो पीडीवी वर्क इज नॉट वैलिड। इज इट क्लियर? तो पीडीवी वर्क इज द क्लोज सिस्टम वर्क अंडरगोइंग द रिवर्सिबल प्रोसेस, मींस दिस वर्क इज applicable only when the process is reversible in the closed system. Is it clear? Is it clear? Yes, very good, very good. तो डियर अपन ने अभी क्या क्या पढ़ लिया? अपन ने ये देख लिया कि अगर क्लोज सिस्टम में एक्सपेंशन हो रहा है तो इट इज द वर्क डन बाय द सिस्टम, पॉजिटिव वर्क डन। क्लोज सिस्टम में अगर कंप्रेशन हो रहा है तो इट इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम, मींस नेगेटिव वर्क डन। दूसरी बात अपन ने देखा W क्लोज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी,
ये कहां वैलिड है? वैलिड फॉर क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग रिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन कोई भी वर्क कैलकुलेट करो तो ये जरूर चेक कर लेना कि सिस्टम का बाउंड्री क्रॉस हो रहा है या नहीं, क्योंकि पीडीवी आपने कैलकुलेट कर लिया और पता चला सिस्टम का बाउंड्री क्रॉस नहीं हो रहा तो वर्क जीरो आएगा। फिर अपन ने देखा अगर पीवी डायग्राम आपके पास है तो एरिया अंडर द कर्व ऑन पीवी डायग्राम ऑन वॉल्यूम एक्सिस गिव्स क्लोज सिस्टम वर्क। कोई भी पीवी डायग्राम से आपको क्लोज सिस्टम वर्क निकालना है तो उस पीवी डायग्राम के नीचे का एरिया निकाल लो वॉल्यूम एक्सिस पे, वॉल्यूम एक्सिस पे, प्रेशर एक्सिस पे नहीं, तो ये आपको क्लोज सिस्टम वर्क देगा। यहां तक अपन अब देख चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन के फॉर्म में लिखेंगे, प्रूव दैट वर्क ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन। देखिए अपन ने ये देख लिया कि वर्क डन इज अ बाउंड्री फिनोमिना, ये अपन चेक कर चुके हैं कि वर्क डन बाउंड्री फिनोमिना है, जब तक सिस्टम का बाउंड्री क्रॉस नहीं होगा तब तक वर्क नहीं होगा। अब अपन ये प्रूव कर रहे हैं कि वर्क डन जो है एक पाथ फंक्शन है। क्या प्रूव कर रहे हैं? कि वर्क एक पाथ फंक्शन है। तो इसको प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करेंगे? देखिए मान लीजिए ये कोई स्टेट 1 है एंड दिस इज स्टेट 2 और ये कोई एक प्रोसेस है ए, ये कोई एक प्रोसेस है ए और इन्हीं स्टेट के बीच में मैंने कोई दूसरा प्रोसेस बनाया बी, ठीक है। यहां पे मैंने दो इन्हीं दो स्टेट लिए 1 और 2, दोनों स्टेट दो अलग अलग प्रोसेस के बीच में देखा मैंने। एक प्रोसेस मैंने देखा ए और एक प्रोसेस देखा मैंने बी, और दोनों प्रोसेस का इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है। दोनों प्रोसेस का इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है। क्या दोनों में वर्क सेम आएगा? बोलो। इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, क्या दोनों में वर्क सेम आएगा? बोलिए सर, बताइए। नहीं, क्यों? क्योंकि अभी अपन ने देखा कि वर्क डन इज द एरिया ऑफ पीवी डायग्राम ऑन वॉल्यूम एक्सिस। तो अगर मैं इस 1A2 प्रोसेस में वर्क निकालूं तो मेरे को वॉल्यूम एक्सिस पे इसका एरिया निकालना पड़ेगा अंडर द कर्व, तो ये एरिया आएगा। लेकिन अगर मैं 1B2 प्रोसेस में वर्क निकालूं तो मेरे पास ये वाला एरिया आ जाएगा, ये वाला एरिया आ जाएगा। तो आपको दिख रहा है दोनों का एरिया अलग अलग है, दोनों में अलग अलग एरिया है, और दोनों में एरिया अलग अलग है मींस एरिया in 1A2 process is not equal to area in 1B2 process, 1B2 process। और अभी अपन ने देखा कि अगर अपने को क्लोज सिस्टम वर्क निकालना है तो अपन एरिया निकाल के कैलकुलेट कर सकते हैं, और दोनों का एरिया सेम नहीं है, मतलब वर्क इन प्रोसेस 1A2 इज नॉट इक्वल टू वर्क इन प्रोसेस 1B2। 1A2 और 1B2 का वर्क सेम नहीं होगा। दोनों का एंड पॉइंट सेम है, देखो एंड पॉइंट दोनों का सेम है 1 2 1 2, लेकिन दोनों का पाथ अलग अलग है, एक है ए और एक है बी, दोनों का प्रोसेस अलग अलग है, पाथ अलग अलग है। तो दोनों का पाथ अलग अलग है, एंड पॉइंट सेम है, और वर्क का आंसर अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब ये वर्क एंड पॉइंट पे डिपेंड नहीं कर रहा। अगर वर्क एंड पॉइंट पे डिपेंड करता तो दोनों का आंसर सेम आता, और अगर कोई चीज एंड पॉइंट पे डिपेंड नहीं कर रही है, मतलब वो उसके प्रोसेस पे डिपेंड कर रही है, पाथ पे डिपेंड कर रही है, तो वर्क डन कैसा है? वर्क डन इज अ पाथ फंक्शन। वर्क डन इज अ पाथ फंक्शन। मानते हो कि नहीं मानते? और अगर ये पाथ फंक्शन है डियर, अगर ये पाथ फंक्शन है तो ये क्या नहीं है? प्रॉपर्टी नहीं है। वर्क इज नॉट अ प्रॉपर्टी, वर्क इज नॉट अ प्रॉपर्टी। और डियर अगर ये प्रॉपर्टी नहीं है तो इट इज एन इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, इट इज एन इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो अब आज से अपन वर्क को W नहीं लिखेंगे, अपन लिखेंगे डेल W, ठीक है। DW ये गलत है क्योंकि एग्जैक्ट डिफरेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। अब अपन आज से वर्क को लिखेंगे पार्शियल डिफरेंशियल। आप बोलेंगे यहाँ पे क्यों लिखा? क्यों यहाँ पे मेरे को पता ही नहीं था कि वर्क एग्जैक्ट है कि इनएग्जैक्ट, तो ना तो मैंने एग्जैक्ट लगाया ना इनएग्जैक्ट लगाया। लेकिन अब ये प्रूव हो गया कि वर्क जो है ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक पाथ फंक्शन है, और वर्क एक पाथ फंक्शन है, इसका मतलब ये इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो इसको अपन डेल W से लिखेंगे ना कि DW से। इज इट क्लियर? तो वर्क ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन, ये प्रूव हो गया। मतलब अगर मैं आपको
बहुत सारे अलग अलग पाथ दे देता हूं। मान लीजिए पीवी डायग्राम पे दो स्टेट पॉइंट ले लेते हैं 1 और 2, ठीक है, और यहाँ अलग अलग प्रोसेस के थ्रू अपन आ रहे हैं, इस तरीके से अलग अलग प्रोसेस के थ्रू अपन आ रहे हैं। ये मान लीजिए ए, ये बी, ये सी, ये डी, तो सबके एंड पॉइंट सेम है, लेकिन सब में वर्क का वैल्यू क्या आएगा, सब में वर्क का वैल्यू क्या आएगा, अलग अलग आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, सब में वर्क का वैल्यू अलग अलग आएगा, क्योंकि सब में एरिया अलग अलग आएगा। बात समझ में आ रही है? तो आज से अपने को ये क्लियर हो गया कि वर्क ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? वेरी गुड। तो देखिए डियर, वर्क के बारे में अपने को क्या क्या पता चल गया, सारे पॉइंट एक जगह लिख लेते हैं, क्योंकि ये बेसिक्स हैं। अगर इनमें ये बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग है तो फिर अपने आगे दिक्कत नहीं आएंगी। तो वर्क के बारे में अपने को क्या क्या पता चला? सबसे पहली बार, वर्क इज अ बाउंड्री फिनोमिना। ये सबसे पहला पॉइंट अपन ने प्रूव करा था वर्क के बारे में, बाउंड्री फिनोमिना। सेकंड पॉइंट, वर्क इज अ पाथ फंक्शन। वर्क इज अ पाथ फंक्शन। थर्ड पॉइंट, वर्क इज नॉट अ प्रॉपर्टी। वर्क इज नॉट अ प्रॉपर्टी। और अगर वर्क प्रॉपर्टी नहीं है, इसका मतलब वर्क इज एन इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। ये अपने को चार चीजें पता चल गई। ये चारों पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। बोलो। क्लियर है सबको? वेरी गुड, वेरी गुड। तो डियर, अगर अपन ने ये प्रूव कर लिया कि वर्क पाथ पे डिपेंड करता है, मतलब प्रोसेस पे डिपेंड करता है, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस में वर्क का आंसर भी अलग अलग आएगा। और अपने पास जनरली अपन 5 प्रोसेस पढ़ते हैं: कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट टेम्परेचर, एडियाबैटिक, पॉलीट्रोपिक। तो इसका मतलब इन पांचों प्रोसेस में वर्क का आंसर अलग अलग आना है। बात समझ में आ रही है? इन पांचों प्रोसेस में वर्क का आंसर अलग अलग आना है। तो इन पांचों प्रोसेस में वर्क कैलकुलेट करते हैं अब, क्योंकि अपन ये प्रूव कर चुके हैं कि वर्क पाथ फंक्शन है, मतलब प्रोसेस पे डिपेंड करता है, एंड पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता है। और अगर ये प्रोसेस पे डिपेंड करता है, तो फिर जनरली अपन 5 प्रोसेस पढ़ते हैं, तो इन पांचों प्रोसेस में वर्क का आंसर अलग अलग आएगा। तो इन पांचों प्रोसेस को सोल्व करके वर्क का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग इज क्लोज सिस्टम वर्क for various process. Closed system work for various process. डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए क्लोज सिस्टम वर्क कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस अपन लेते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, जिसको अपन आइसोमेरिक प्रोसेस भी बोलते हैं, आइसोमेट्रिक भी बोलते हैं, आइसोमेट्रिक प्रोसेस या आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को अपन आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी बोलते हैं और आइसोकोरिक प्रोसेस भी बोलते हैं। अब इसमें अपन वर्क का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए डियर, ये जो भी हेडिंग अपन पढ़ेंगे यहाँ पे, उसमें अपन क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहली बात तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता क्या है, प्रैक्टिकली उसको समझेंगे कि ये प्रोसेस है क्या, और फिर उस प्रोसेस में वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब अपने को देखना है। तो पहले तो फिजिकली इसको देखेंगे, फिजिकली फील करेंगे कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का मतलब क्या है। मैं आपको डायरेक्ट वर्क नहीं बताने वाला कि सीधा W इक्वल टू P V1 माइनस V2 V2 माइनस V1 0 W0, नहीं। पहले तो अपन ये देखेंगे कि प्रैक्टिकली कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का मतलब क्या है। आगे आपको क्वेश्चन आ गया कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, आपको ये नहीं पता चलता कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस प्रैक्टिकली कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन समझेंगे कि प्रैक्टिकली ये प्रोसेस होता कैसे है, इसके क्या क्या एग्जाम्पल है, और उसके बाद अपन जाएंगे कि इसमें वर्क का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें। तो डियर, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, तो बहुत आसान प्रोसेस है। क्या एग्जांपल है इसके, प्रैक्टिकल एग्जांपल? लाइक आप बोल सकते हो दिस इज अ रिजिड कंटेनर, इट इज अ रिजिड कंटेनर, रिजिड कंटेनर।
और इसके अंदर मान लो गैस भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? गैस भरा हुआ है। अब देखो डियर, सारी चीजों पे आपको ध्यान देना है कि मैं वर्किंग फ्लूइड गैस ले रहा हूं कि आइडियल गैस ले रहा हूं कि रियल गैस ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं क्या नहीं ले रहा। ये सारी चीजों पे आपको कंसंट्रेट करना है, क्योंकि यहां से बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस आएगा। और ये सारा एनालिसिस एक बार आप कर लोगे ना, तो फ्यूचर में अपने थर्मोडायनेमिक्स के आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, नहीं तो आप कंफ्यूज होते रहेंगे हमेशा। तो ये मैंने रिजिड कंटेनर लिया, इसके अंदर ये गैस भरा हुआ है। अब एक बात बताओ, ये कैसा प्रोसेस है? मान लीजिए मैंने इसको हीट सप्लाई करी, या तो मैं इसको हीट सप्लाई कर रहा हूं मान लीजिए, या फिर इससे हीट रिजेक्ट हो रहा है। सप्लाई भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, कैसा प्रोसेस? अपना सिस्टम क्या है यहाँ पे? गैस। गैस अपना सिस्टम है। ये कंटेनर कैसा है? रिजिड। रिजिड कंटेनर का मतलब है आप इसको कितनी भी हीट दे दें, क्या इस जो अपना सिस्टम है इसका वॉल्यूम बढ़ सकता है? भाई अपना सिस्टम क्या है? गैस। और आपने इस गैस को एक रिजिड कंटेनर के अंदर रख दिया। अब आप उस सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हैं, सिस्टम का मतलब गैस, आप उस सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो बताइए क्या सिस्टम का वॉल्यूम एक्सपेंड हो सकता है? नहीं। आप इस सिस्टम से हीट रिजेक्ट कर रहे हैं, क्या इसका वॉल्यूम एक्सपेंड हो सकता है? नहीं। या कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? नहीं। ना तो इसका वॉल्यूम कम होगा, ना ही वॉल्यूम ज्यादा होगा, चाहे आप इसको कितनी भी हीट सप्लाई कर दें, क्योंकि कंटेनर कैसा है? रिजिड। तो इसका मतलब ये कैसा प्रोसेस हो गया? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो गया। तो कभी भी अगर वर्ड आ जाता है रिजिड, तो रिजिड वर्ड का मतलब इट इज ऑलवेज कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। रिजिड, रिजिड कंटेनर है। रिजिड वर्ड अगर कभी भी आ गया तो इसका मतलब ये कैसा प्रोसेस है? इट इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। क्योंकि आप इसको देखो, ये अपना सिस्टम है, स्टेट नंबर 1 पे है, आपने इसको हीट सप्लाई करी, तो हीट सप्लाई करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, स्टेट नंबर 2 पे पहुंच जाएगा। चेंज इन स्टेट इज अ प्रोसेस। तो एक प्रोसेस तो है ये, एक प्रोसेस तो हो गया, लेकिन कैसा है? कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर आप मान लीजिए इससे हीट रिजेक्ट कर रहे हैं, अभी गैस था स्टेट नंबर 1 पे, आपने इससे हीट रिजेक्ट करा तो इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी, तो स्टेट नंबर 2 पे पहुंच जाएंगे। और चेंज इन स्टेट इज नोन एज प्रोसेस। तो ये प्रोसेस तो है, लेकिन किसमें हो रहा है? ये कांस्टेंट वॉल्यूम में हो रहा है। वॉल्यूम यहाँ पे अपने सिस्टम का वॉल्यूम हमेशा क्या है? कांस्टेंट है। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो अगर कभी भी वर्ड आ गया ना रिजिड, तो इसका मतलब वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की बात कर रहा है। ठीक है। और कोई एग्जांपल इसका हो सकता है? देखिए, इसका एक और एग्जांपल हो सकता है, जितने भी एग्जांपल पॉसिबल है मैं आपको सारे बता रहा हूं ताकि आपको कभी आगे दिक्कत ही नहीं आए। ये एक पिस्टन सिलेंडर असेंबली है, और इसके अंदर मैंने गैस भर दिया। अपना सिस्टम क्या है? ये गैस अपना सिस्टम है, ये गैस अपना सिस्टम है। अब मान लीजिए मैं इसको हीट सप्लाई कर रहा हूँ, ये स्टेट नंबर 1 पे है अभी। अब मैंने इसको हीट सप्लाई करना स्टार्ट करा। जैसे ही मैं हीट सप्लाई करूंगा क्या होगा? मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ेगा, पिस्टन को धक्का मारेंगे और पिस्टन को ऊपर पहुंचा देंगे। जैसे ही पिस्टन ऊपर चला जाएगा, मतलब अपना सिस्टम यहाँ पे गैस है तो गैस का वॉल्यूम बढ़ गया, तो वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहा, तो अपन क्या कर देते हैं? यहाँ पे लॉक कर देते हैं इस पिस्टन को, इस पिस्टन को लॉक कर देते हैं। अपने को वॉल्यूम कांस्टेंट मेंटेन करना है। ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों साइड से मैंने इसको लॉक कर दिया, तो इसको बोलते हैं पिस्टन सिलेंडर विद लॉक्स। पिस्टन सिलेंडर विद लॉक्स। अब आपने इसको लॉक कर दिया, अब इसको कितना भी हीट सप्लाई करिए, ये पिस्टन कभी भी ऊपर मूव नहीं करेगा। या आप इससे कितना भी हीट रिजेक्ट करिए, कितना भी हीट रिजेक्ट करिए, देखो अगर मैं नीचे लॉक नहीं लगाता तो क्या होता? हीट रिजेक्ट होता, पिस्टन नीचे आ जाता, क्योंकि नीचे तो आ ही सकता था। इसीलिए मैंने नीचे भी लॉक लगाया है, ताकि ये पिस्टन ना तो ऊपर मूव कर सके ना ही नीचे मूव कर सके। तो अब आप इसको कितना भी हीट सप्लाई करिए, कितना भी हीट रिजेक्ट करिए, पिस्टन अपनी जगह से नहीं हिलने वाला। दिस इज द पिस्टन सिलेंडर असेंबली विद लॉक। तो कभी भी अगर आपके पास रिजिड वर्ड आ गया या ये आ गया, तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों कैसे प्रोसेस हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हैं। बोलो एग्जांपल क्लियर हुआ? एग्जांपल क्लियर हुआ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का? बताइए। यस। देखो मैं आपको एक एक चीज को अच्छे से समझू पढ़ाऊंगा, और उसके बाद तुरंत आपको रिप्लाई करना है, ताकि क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और एक बार दिमाग में बैठ गई तो फ्यूचर में कभी भी गलती नहीं होगी। तो धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन आपको रिप्लाई करते रहना है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो मैं तुरंत दोबारा बता दूंगा आपको। अब डियर दूसरा काम अपना क्या है? अपन क्या निकाल रहे हैं? क्लोज सिस्टम वर्क निकाल रहे हैं। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं पूरा एनालिसिस अब क्लोज सिस्टम पे करूंगा। लगभग 2-3 क्लास आगे की जितनी भी क्लासेस हैं वो क्लोज सिस्टम पे ही चलेंगी सारी। ठीक है ना? तो क्लोज सिस्टम पे एनालिसिस कर रहे हैं, तो क्लोज सिस्टम में वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं? पीडीवी से। तो यहां पे अपन लगा देंगे W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना है सर? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना है? 0। तो क्लोज सिस्टम वर्क फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इज 0।
इज इट क्लियर? अगर आपके पास क्लोज सिस्टम वर्क की बात हो रही है और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। समझ में आया? समझ में आया? बोलिए। क्यों 0 आ रहा है यहां पे, कोई बता सकता है? क्योंकि अपन ने ये देखा था, if the weight is raised external to the system then it is the work done by the system। यहां पे सिस्टम कोई वेट को रेज कर रहा है नहीं। यहां पे ये जो सिस्टम है, आप इसको कितना भी हीट सप्लाई करिए, पिस्टन अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा। हाँ, अगर पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करता तो अपन ये बोल सकते थे इट इज द वर्क डन बाय द सिस्टम। क्यों? क्योंकि पिस्टन का कुछ तो मास होगा, तो सिस्टम अगर उसको ऊपर की तरफ धकेल रहा है मतलब सिस्टम वेट को रेज कर रहा है। लेकिन यहाँ पे कोई भी वेट रेज नहीं हो रहा, पिस्टन अपनी जगह पे फिक्स है, पिस्टन अपनी जगह से मूव ही नहीं कर रहा। मींस देयर इज नो वेट रेज्ड एक्सटर्नल टू द सिस्टम, दैट्स व्हाई द वर्क डन इज 0। इज इट क्लियर? तो क्लोज सिस्टम वर्क का आंसर क्या आ गया कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए? 0। अब देखिए इसका एक एक्सेप्शनल केस है, एक स्पेशल केस है। ध्यान से समझिएगा। दिस इज अ रिजिड कंटेनर एंड देयर इज अ गैस इनसाइड दिस कंटेनर। ये एक रिजिड कंटेनर है जिसके अंदर गैस है। अब मैंने यहां पे क्या करा, तो रिजिड कंटेनर है मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, एक साफ लगा दी और साफ पे यहाँ पे लगा दिया पेडल व्हील, और इसको अपन ने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से, मोटर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, या इसको एक काम करते हैं, मोटर से अपने को समझ में नहीं आएगा वर्क हो रहा है कि नहीं, तो पुली वेट सिस्टम से इसको रिप्लेस कर देते हैं। इसको मैंने पुली वेट सिस्टम से रिप्लेस कर दिया। ध्यान से समझिएगा। ये एक पैडल व्हील है, ठीक है। इसका काम क्या है, ये गैसेस को मिक्स करेगा, इसको स्टीयर बोलते हैं, स्टीयर करना। ठीक है, तो यहां पे देखिए, अगर ये वेट नीचे की तरफ गिरेगा, जब ये वेट नीचे गिरेगा, जब ये वेट नीचे गिरेगा, मान लीजिए x डिस्टेंस नीचे गिरा, तो जब ये नीचे गिरेगा तो ये साफ्ट रोटेट होगी, और साफ्ट रोटेट होगी तो ये फैन घूमेगा और गैसेस को मिक्स करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, बोलो। जब ये वेट नीचे गिरेगा, जब ये वेट नीचे गिरेगा तो ये क्या होगा, ये वेट नीचे गिरेगा तो ये पुली रोटेट होगी, मतलब ये साफ्ट को रोटेट करवाएगा, और ये साफ्ट रोटेट होगा तो ये फैन घूमेगा और गैसेस को मिक्स करेगा, और गैसेस को मिक्स कर रहा है तो इट इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम। क्यों वर्क डन ऑन द सिस्टम? क्योंकि सिस्टम अपना ये है, कंटेनर अपना सिस्टम है, ये सिस्टम के एक्सटर्नली वेट नीचे गिर रहा है, वेट इज नॉट रेज्ड एक्सटर्नल टू द सिस्टम, वेट इज लोवर्ड एक्सटर्नल टू द सिस्टम। और अगर सिस्टम के एक्सटर्नली वेट लोवर्ड है, वेट गिर रहा है, तो इट इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम। क्यों? क्योंकि यहां पे पेडल व्हील अपनी गैसेस को मिक्स कर रहा है, मींस इट इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, बट यहां पे सिस्टम पे वर्क हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा, बोलो बोलो, हो रहा है कि नहीं हो रहा? वर्क डन ऑन द सिस्टम, बोलिए सर। बिकॉज व्हेन द वेट इज लोवर्ड एक्सटर्नल टू द सिस्टम, दिस शाफ्ट विल रोटेट, एंड ये शाफ्ट अगर रोटेट होगी तो फैन रोटेट होगा और अपनी गैसेस को मिक्स करेगा, गैसेस को मिक्स करेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब सिस्टम पे वर्क हो रहा है। लेकिन अगर इसको पीडीवी से देखें, भाई कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, क्लोज सिस्टम है, तो अगर मैं पीडीवी से देखूं तो आंसर 0 आ रहा है, क्योंकि पीडीवी में तो डीवी 0 है, तो ये यहां पे वैलिड नहीं है। इसका मतलब यहां पे डब्ल्यू क्लोज्ड जो पीडीवी अपन ने लिखा था वो यहां पे वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है, कोई बता सकता है यहां पे ये वैलिड? भाई इससे वर्क 0 आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में यहां पे वर्क हो रहा है, एक्चुअल में यहां पे वर्क हो रहा है। अब अगर मैं इस पुली वेट को मोटर से रिप्लेस कर दूंगा तो ये मोटर क्या करेगी, इस फैन को रोटेट कर रही है, और ये शाफ्ट को रोटेट कर रही है, और शाफ्ट क्या कर रहा है, इस फैन को घुमा रहा है, तो अपने सिस्टम में गैसेस मिक्स हो रही हैं, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है। ये तो कंफर्म दिख रहा है कि सिस्टम पे वर्क हो रहा है। लेकिन अगर मैं पीडीवी से देखता हूं, अभी अपन ने देखा डब्ल्यू क्लोज इज पीडीवी, तो यहां से तो वर्क 0 आ रहा है क्योंकि डीवी 0 है,
कांस्टेंट वॉल्यूम है और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डीवी क्या है, 0 है। तो इसका मतलब ये इक्वेशन तो यहाँ वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है, कोई बता सकता है ये इक्वेशन यहाँ पे वैलिड, ये इक्वेशन यहाँ पे वैलिड क्यों नहीं है, कोई बता सकता है? हाँ जी, कोई बता सकता है ये इक्वेशन यहाँ पे वैलिड क्यों नहीं है? बिकॉज देखिए डियर, यहां पे कंसंट्रेट करिए, ये साफ्ट जा रहे हैं सिस्टम के अंदर, और साफ्ट सिस्टम के अंदर जा रहा है तो यहाँ पे कंटेनर और साफ्ट के बीच में, कंटेनर की वॉल्स और साफ्ट के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। मेटल टू मेटल कांटेक्ट है, साफ्ट रोटेट हो रही है, यहाँ पे ये कंटेनर की वॉल्स हैं तो साफ्ट और कंटेनर की वॉल में कांटेक्ट है, तो मेटल टू मेटल कांटेक्ट तो साफ्ट रोटेट होगी तो फ्रिक्शन होगा। और अगर फ्रिक्शन हुआ तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस होगा ही नहीं। भाई गैस स्टेट नंबर 1 पे थी, अब आप मोटर से फैन साफ पे एक फैन लगा देते हो तो ये फैन गैस को रोटेट कर रहा है। मान लीजिए मैंने 10 मिनट तक इस फैन को चलाया तो गैस की प्रॉपर्टी चेंज होगी और अपन स्टेट 2 पे पहुंच गए, तो इट इज अ प्रोसेस। लेकिन ये प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। अब क्यों रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है? क्योंकि साफ्ट और कंटेनर की वॉल के बीच में फ्रिक्शन है, और साफ्ट और कंटेनर की वॉल में फ्रिक्शन अगर है तो फ्रिक्शन इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। So this process is irreversible. It is an example of irreversible constant volume process. और अगर ये process irreversible है तो this equation is not valid because W close equal to PdV valid only for reversible process. तो ये इक्वेशन यहां वैलिड नहीं है। समझ में आई बात? तो ये इक्वेशन यहां वैलिड नहीं है। तो यहां पे वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा जो अपन कैलकुलेट करेंगे। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, पीडीवी तो नहीं है क्योंकि पीडीवी से तो आंसर 0 आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में तो सिस्टम पे वर्क हो रहा है। यहाँ पे एक्चुअल में तो यहाँ पे सिस्टम पे वर्क हो रहा है और पीडीवी से आंसर 0 आ रहा है, तो पीडीवी यहाँ वैलिड क्यों नहीं है? क्योंकि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है एंड पीडीवी इज वैलिड ओनली फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। अब बात करते हैं निकालेंगे कैसे वर्क। सर हो रहा है ये हमें समझ में आ गया, ये बताओ निकालेंगे कैसे? तो कैसे निकालेंगे बेटा, ये साफ्ट वर्क है। मैंने बोला था कभी भी अगर आपको वर्क देखना है तो सिस्टम की बाउंड्री पे जाओ, तो साफ्ट वर्क है तो साफ्ट को आपका टॉर्क बता देगा, ओमेगा बता देगा, तो पावर इक्वल टू टॉर्क इंटू ओमेगा होता है, और ये बता देगा कितने टाइम के लिए इसको चला रहे हैं। तो टॉर्क इंटू ओमेगा इंटू टाइम कर देंगे तो आंसर जूल या किलो जूल में आ जाएगा। क्योंकि टॉर्क इंटू ओमेगा करोगे तो किलो वॉट या वोट में आएगा, लेकिन मेरे को जूल या किलो जूल में चाहिए तो टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा जूल या किलो जूल। वो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वर्क का आंसर होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो नेगेटिव कर देंगे उसको। मींस क्यों नेगेटिव करेंगे? क्योंकि इट इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो टॉर्क इंटू ओमेगा इंटू टाइम करके मान लीजिए आपके पास 10 किलो जूल आया, तो आंसर क्या होगा, माइनस 10 किलो जूल, बिकॉज इट इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम। बोलो समझ में आई बात? बोलो क्लियर हुई बात? तो इट इज एन स्पेशल केस ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। इसको अपन बोलते हैं पैडल व्हील वर्क। ये इसको बोलते हैं पैडल व्हील, तो इसको अपन बोलते हैं पैडल व्हील वर्क। तो अपने पास एक नोट पॉइंट क्या आ गया, व्हाट इज द नोट पॉइंट? एक्सेप्ट पैडल व्हील वर्क, except pedal wheel work, all the constant volume work, all the constant volume work is 0 in closed system. पैडल व्हील वर्क के अलावा क्लोज सिस्टम में कांस्टेंट वॉल्यूम वर्क हमेशा 0 होगा। पैडल व्हील वर्क के अलावा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में हमेशा वर्क 0 होगा, क्योंकि पैडल व्हील वर्क कुछ ना कुछ आएगा, दैट इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, लेकिन पैडल व्हील के अलावा अगर आप कोई भी कांस्टेंट वॉल्यूम वर्क देखते हैं तो वो हमेशा 0 होगा क्लोज सिस्टम में। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो दिस इज द स्पेशल केस ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। बोलो किसी को कोई डाउट है दिमाग में? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के बारे में किसी को कोई डाउट है? नहीं है? देखो आपके दिमाग में डाउट आ सकता है, मैं बताता हूं, आप अगर सोचेंगे तो आ सकता है। कैसे? आपके दिमाग में ये आ सकता है, सर
चलो हम ये मानते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस अगर रिवर्सिबल है तो हमेशा वर्क जीरो होगा, अगर पेडल व्हील वर्क है तो इट इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम। लेकिन सर कांस्टेंट वॉल्यूम में इरिवर्सिबल और भी तरीके भी तो हो सकते हैं इरिवर्सिबल के, आपके दिमाग में नहीं आ सकता है कि सर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, ये इरिवर्सिबल है, मान लिया रिजिड कंटेनर है, लेकिन इरिवर्सिबिलिटी के तो और भी तो तरीके हो सकते हैं। अगर मान लीजिए पिस्टन सिलेंडर में फ्रिक्शन आ गया तो वो भी तो इरिवर्सिबल हो गया, और वो कांस्टेंट वॉल्यूम है तो उसमें भी तो पीडीवी वैलिड नहीं होगा, और उसमें भी पीडीवी वैलिड नहीं होगा तो उसमें भी वर्क जीरो नहीं होगा। फिर आ सकता है कि नहीं आ सकता, कि अब आ गया होगा? आ गया डाउट? अब मैं इस डाउट को दूर करता हूं क्योंकि ये बहुत खतरनाक डाउट है, ये बहुत खतरनाक डाउट है, ये दूर नहीं हुआ तो रात को नींद नहीं आती है। आपके दिमाग में मैंने क्या बोला? एक्सेप्ट पेडल व्हील वर्क ऑल द कांस्टेंट वॉल्यूम वर्क इन क्लोज सिस्टम आर जीरो। ऑल मतलब ऑल। तो अपने दिमाग में सीधा सा एक डाउट ये आता है कि सर इरिवर्सिबिलिटी किसी और तरीके से भी तो हो सकती है कांस्टेंट वॉल्यूम में। लाइक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के दो एग्जांपल हैं, देखो पूरी चीजों को एनालाइज करो तभी मजा आएगा। सर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के दो एग्जांपल हैं, एक तो रिजिड कंटेनर, एक पिस्टन सिलेंडर असेंबली विद लॉक। तो रिजिड कंटेनर का तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों हमने देख लिया। रिजिड कंटेनर का तो रिवर्सिबल भी देख लिया, इरिवर्सिबल भी देख लिया। रिवर्सिबल तो जीरो और इरिवर्सिबल हो गया पेडल व्हील जो कि नॉट इक्वल टू जीरो आएगा और वो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। लेकिन सर दूसरा एग्जांपल आपने बताया पिस्टन सिलेंडर असेंबली, तो वो तो रिवर्सिबल ही अपन ने देखा। पिस्टन सिलेंडर असेंबली में मान लो फ्रिक्शन आ गया तो सर वो भी तो इरिवर्सिबल हो गया, तो उसमें वर्क कैसे जीरो होगा? आ रहा है दिमाग में डाउट? आ गया? हाँ, नहीं आया तो मैंने घुसा दिया डाउट। आ गया दिमाग में? बोलो। फिर अब मैं क्लियर करता हूं, आपको आनंद आ जाएगा, मजा आ जाएगा जिंदगी का, है ना, थर्मो का फील आएगा रियल में है क्या। बोलो, आ गया दिमाग में डाउट? यस। अब मैं इसको दूर करता हूं, सुनना सुनना। ये आपके पास पिस्टन सिलेंडर असेंबली है विद लॉक। मींस इट इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस और यहां पे गैस भरा हुआ है। मैं इसको हीट सप्लाई कर रहा हूं। अब मान लो सर यहां पे फ्रिक्शन है, देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन पिस्टन एंड सिलेंडर। फ्रिक्शन बिटवीन पिस्टन एंड सिलेंडर। अरे कईयों के तो आंसर भी आ गए होंगे। देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन पिस्टन एंड सिलेंडर। फ्रिक्शन प्रेजेंट है पिस्टन और सिलेंडर के बीच में, तो इट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगर फ्रिक्शन है तो कैसा प्रोसेस है? इरिवर्सिबल। और अगर इरिवर्सिबल है तो पीडीवी वैलिड नहीं होगा। अब मेरे को बताओ यहां पे वर्क कितना होगा? जीरो होगा या नहीं होगा? सोचो, लगाओ दिमाग, मजा आएगा यार। सोचो यहां पे वर्क जीरो होगा या नहीं होगा? सोचो 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 सोचो। अरे यहां भी वर्क जीरो ही होगा। क्यों बेटा? जब तक पिस्टन मूव करेगा ही नहीं तो फ्रिक्शन का मतलब ही क्या है? अरे पिस्टन तो अपनी जगह रिजिड है, फिक्स है, पिस्टन तो मूव कर ही नहीं सकता। और पिस्टन अगर मूव करेगा ही नहीं तो फ्रिक्शन हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है? अगर यहां पे पिस्टन फिक्स है मींस पिस्टन विल नॉट मूव, तो अगर यहां पे फ्रिक्शन है या नहीं तो फर्क क्या पड़ेगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो इट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस बट द वर्क इज जीरो, अगेन जीरो, वर्क इज अगेन जीरो, बिकॉज पिस्टन मूव ही नहीं करेगा। और पिस्टन मूव ही नहीं करेगा तो यहां पे इरिवर्सिबिलिटी का तो कोई चक्कर ही नहीं है, फ्रिक्शन का तो कोई रोल ही नहीं है। इज इट क्लियर? समझ में आई बात? तो इफ द प्रोसेस इज कांस्टेंट वॉल्यूम देन वर्क इज ऑलवेज जीरो एक्सेप्ट पेडल व्हील वर्क। बोलो, दिमाग में घुसा? बोलिए सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो एक्सेप्ट, इसीलिए मैंने लिखा है यहां पे एक्सेप्ट पेडल व्हील वर्क ऑल द कांस्टेंट वॉल्यूम वर्क आर जीरो इन क्लोज्ड सिस्टम। और ये 100% करेक्ट है, कोई भी इसको चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के प्रैक्टिकल दो ही एग्जांपल और दोनों अपन ने देख लिए, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल।
अगर पिस्टन सिलेंडर असेंबली की बात करते तो फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं है, मींस कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस वर्क इज ऑलवेज जीरो। हाँ, इफ द रिजिड कंटेनर की बात करते हैं और पेडल व्हील लगा हुआ है तो इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो only there is a one case in constant volume process, that is the pedal wheel work, that will not equal to zero in closed system। बाकी सारे कांस्टेंट वॉल्यूम वर्क हमेशा जीरो होंगे। क्लियर है? तो कांस्टेंट वॉल्यूम आपको अच्छे से क्लियर हो गया? बोलिए सर। आगे बढ़ा जाए? चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं, दैट इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को आइसोबारिक प्रोसेस भी बोलते हैं या आइसोपीस्टिक प्रोसेस भी बोलते हैं। आइसोबारिक क्यों? क्योंकि यहाँ पे बार प्रेशर का यूनिट है तो नाम याद हो जाएगा, और यहाँ पे पी आ रहा है तो ये भी कांस्टेंट प्रेशर को ही रिप्रेजेंट करता है। अब इसका पहले तो प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का मतलब क्या है, कैसे पता चलेगा कि ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है या नहीं, है ना? ये भी तो जरूरी है ना। अगर क्वेश्चन आपके सामने आ गया, आपको यही नहीं पता चल रहा प्रोसेस कौन सा है, तो सोल्व तो कहां से कर लेंगे आप? बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले तो ये पता करना जरूरी है कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है या नहीं। तो इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल बताइए सर। तो ये लीजिए डियर, समझिए इसको ध्यान से। दिस इज अ पिस्टन सिलेंडर असेंबली and there is a gas inside the piston। यहां पे ये पिस्टन ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो यहां से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, और मान लीजिए गैस का प्रेशर, मैंने इसको हीट सप्लाई करी तो गैस का प्रेशर है पी गैस। ये पिस्टन को ऊपर की तरफ धक्का मार रहा है, ठीक है। मान लो अभी अपन इसको हीट सप्लाई नहीं कर रहे, तो अभी पिस्टन यहां पे रुका हुआ है, तो पी गैस और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैलेंस है, मतलब पिस्टन यहां पे रुका हुआ है, ठीक है। अब मैंने इसको हीट सप्लाई करी, अब मैं इसको हीट सप्लाई करूंगा तो क्या होगा? गैस का प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा तो पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा। और मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि ये पिस्टन फ्रीली ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। पिस्टन इज फ्री टू मूव, फ्री टू मूव। पिस्टन के रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये इजीली मूव कर सकता है। इनिशियली गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम था तो पिस्टन यहाँ पे रुका हुआ था। अब आपने जैसे ही इसको हीट सप्लाई करी, प्रेशर बढ़ा, और प्रेशर बढ़ा तो ये गैस प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो गया तो पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। और देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन इन द मूवमेंट ऑफ पिस्टन, मींस पिस्टन इज फ्री टू मूव। ये मैंने एक प्रोसेस दिया, इनिशियली स्टेट नंबर 1 पे था। अब जैसे आप इसको हीट सप्लाई करेंगे पिस्टन ऊपर मूव कर जाएगा। मान लीजिए यहां कहीं आ गया तो सिस्टम का प्रॉपर्टी चेंज हो गया, मतलब इट इज अ प्रोसेस। मान लीजिए दिस इज स्टेट नंबर 1 एंड दिस इज स्टेट नंबर 2, तो हीट सप्लाई करने के बाद ये पिस्टन स्टेट नंबर 1 से 2 गया तो एक प्रोसेस हो गया। लेकिन ये कौन सा प्रोसेस है ये नहीं पता चल रहा। ये कौन सा प्रोसेस है? कांस्टेंट वॉल्यूम तो नहीं है, ये तो कंफर्म है, और अभी तक अपने को कांस्टेंट वॉल्यूम के बारे में पता है। तो ये कौन सा प्रोसेस है ये अपने को चेक करना है। कहानी समझ में आई? जो मैं कहानी समझा रहा हूं ये कहानी समझ में आ रही है आपको? क्योंकि मेरे को इस टॉपिक में तुरंत रिप्लाई चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बहुत जरूरी है ध्यान रखना, नहीं तो फिर आगे बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। जो मैंने कहानी समझाई है समझ में आई आपको? वेरी गुड। तो अभी अपने को ये नहीं पता कि ये प्रोसेस कौन सा है। भाई ये तो पता है कि एक प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, देयर इज अ प्रोसेस, बिकॉज देयर इज अ चेंज इन स्टेट फ्रॉम 1 to 2, तो देयर इज अ प्रोसेस डेफिनेटली। बट ये प्रोसेस है कौन सा ये नहीं पता चल रहा, बट इट इज नॉट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, ये भी कंफर्म है। अब क्या करें सर? तो डियर मैंने ये माना कि ये पिस्टन इज फ्री टू मूव है, और डियर यहां पे एक अजम्पशन ले लेते हैं। क्या अजम्पशन इज? ये पिस्टन फ्रीली मूव कर रहा है, लेकिन अपन अजम्पशन क्या मार रहे हैं? इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। वी नहीं लिखूंगा नहीं तो आप सोचेंगे कि वॉल्यूम लिख दिया। इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। पिस्टन इज फ्री टू मूव, पिस्टन फ्रीली मूव कर रहा है, लेकिन मैंने अजम्पशन मान लिया कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। फ्रीली तो मूव कर रहा है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से। और मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग आप जानते होंगे
अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या आता है? जीरो। इफ द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, क्योंकि आपने पढ़ा होगा a इक्वल टू dv बाई dt, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या आ गया? जीरो, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। और अगर एक्सेलरेशन जीरो आ गया तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, देखो पूरा मैकेनिक्स है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ समेशन एफ इक्वल टू होता है ma, पता है। और एक्सेलरेशन अगर जीरो आ गया तो समेशन एफ क्या हो गया सर? जीरो। अरे मानते हो कि नहीं मानते? अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो नेट फोर्स क्या हो गया? नेट फोर्स क्या हो गया? जीरो। किस पे नेट फोर्स? जीरो। किस पे? पिस्टन पे नेट फोर्स जीरो। तो पिस्टन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, पिस्टन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। दिस इज द पिस्टन। आप बोलेंगे सर आप थर्मो पढ़ा रहे हो, पूरा मैकेनिक्स घुसा दिए। बेटा मैकेनिक्स ही है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मतलब मैकेनिक्स। तो पिस्टन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अब देखो पिस्टन पे क्या क्या लग रहा है। एक तो लग रहा है ये गैस का प्रेशर, पी गैस। पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया में मान लेता हूं ए है, तो फोर्स, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो उसमें फोर्स को दिखाते हैं, तो प्रेशर इंटू एरिया क्या हो गया? फोर्स। तो ये आपका हो गया एक फोर्स। तो ये लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला, एक लगा रहा है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू एरिया, और एक और फोर्स है यहाँ पे। कौन सा? इस पिस्टन का वेट, इस पिस्टन का वेट है कि नहीं है? ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूं W, दैट इज पिस्टन वेट। यस, दैट इज पिस्टन वेट। अब इसका, इस पे नेट फोर्स क्या आया? जीरो। तो फोर्स को बैलेंस करो, तो देखिए ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? ये, और ये दोनों फोर्स लग रहे हैं नीचे की तरफ। तो ये फोर्स और ये फोर्स बराबर होंगे, मतलब P गैस इंटू एरिया इक्वल टू P एटमॉस्फेयर इंटू एरिया प्लस W। एंड W क्या है? दिस इज द पिस्टन वेट। अब एरिया से डिवाइड कर दीजिए, तो एरिया से डिवाइड करेंगे तो बेटा क्या आएगा? P गैस इक्वल टू P ATM प्लस W बाई A। ये आपके पास इक्वेशन आएगी। अरे आएगी कि नहीं आएगी? बोलो बेटा, आएगी कि नहीं आएगी? हाँ जी बच्चों बताओ, यस और नो, यस और नो। अब डियर ध्यान दो, ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द पिस्टन, जब पिस्टन स्टेट 1 से स्टेट 2 गया, इज देयर एनी चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर? When the piston is moving from state 1 to state 2, is there any change in the atmospheric pressure? No change, means this is constant. Is there any change in the weight of the piston? No change, means this is also constant. Is there any change in the area of the piston? No change. Means during the motion of the piston, means when the piston moves from state 1 to state 2, when the piston moves from state 1 to state 2, there is no change in the atmospheric pressure, weight of the piston, area of the piston, means the gas pressure is constant. The pressure of the gas remains constant during the motion of the piston. Means in this process, the pressure of gas remains constant. And if the pressure of gas remains constant, means it is a constant pressure process. It is a constant pressure process. Constant pressure process. Is it clear? Is it clear? So this process is a constant pressure process. तो डियर, अब आपको मैं कोई भी एक प्रोसेस दे दूं और आपको पूछूं ये कैसा प्रोसेस है, तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को आप कैसे पहचानेंगे? व्हेन द पिस्टन इज मूविंग फ्रीली। अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी ये मेंशन है द पिस्टन इज मूविंग फ्रीली, द प्रोसेस इज कांस्टेंट प्रेशर। बिल्कुल आसान। क्वेश्चन में कहीं पे भी मेंशन होगा if the piston is moving freely, then that process will be constant pressure process. Is it clear? तो गोल्ड, गोल्डन वर्ड्स क्या है? देखिए बेटा गोल्ड आ रहा है, क्या है गोल्ड? if the piston is moving freely, हाँ,
अरे बोलो, इफ द पिस्टन इज मूविंग फ्रीली मीन्स इट इज अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। क्या? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। समझ में आई बात? इट इज अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कभी भी अगर आपको ये दे दिया जाए क्वेश्चन में कि पिस्टन इज मूविंग फ्रीली, आंख बंद करके बोल देना कि सर ये तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। अब सर आपके दिमाग में एक डाउट और आ सकता है, और वो डाउट क्या आ सकता है? सर हमने अजम्पशन लिया कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, और सारी कहानी तभी लगी क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तभी एक्सेलरेशन जीरो होगा, तभी नेट फोर्स जीरो होगा, और तभी ये इक्वेशन आएगी। ये इक्वेशन सर तभी आई जब वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर मान लो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, if the velocity is not constant then acceleration will not equal to zero, और एक्सेलरेशन जीरो नहीं है तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, और नेट फोर्स जीरो नहीं होगा तो ये कहानी नहीं आएगी, मतलब एक्सेलरेशन की टर्म भी आएगी, तो तब तो गैस प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा। यस, तब कांस्टेंट नहीं होगा। तो तो बेटा अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं हो ना, कुछ भी मेंशन नहीं हो वेलोसिटी के बारे में, तो हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी मान के चलते हैं। दैट इज द जम्पशन ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। अगर वेलोसिटी के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है तब हमेशा अपन कांस्टेंट वेलोसिटी ही अज्यूम करके चलते हैं। तो दिमाग से ये डाउट तो हटा दो कि वेलोसिटी वेरिएबल होगा सर, कभी नहीं। इन थर्मोडायनेमिक्स वी ऑलवेज अज्यूम द वेलोसिटी इज कांस्टेंट। द वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन दैट विल बी द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा तो डेफिनेटली कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का टर्म भी आएगा। ठीक है, लेकिन हमेशा थर्मोडायनेमिक्स में अपन वेलोसिटी कांस्टेंट मान के चलेंगे। इफ नथिंग इज मेंशन इन क्वेश्चन then we will always assume the velocity is constant, means always a constant pressure process. तो अगर क्वेश्चन में आपको कभी भी लिख के दे दिया जाए if the piston is moving freely, आंख बंद करके बोल देना it is a constant pressure process। घबराने की जरूरत नहीं है, नाम मेरा लिख के आ जाना नीचे, बसंत सर ने बताया था, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ? बोलो, क्लियर हुआ? सर, सर समझ में आया? बोलो, अरे बच्चों बताओ यार। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का मतलब व्हेन द पिस्टन इज मूविंग फ्रीली, दैट इज द ओनली वन एग्जांपल, दैट इज ओनली वन एग्जांपल फॉर द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ये सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का सिर्फ एक ही एग्जांपल है। When the piston is moving freely, constant pressure process. If the piston is locked and the rigid container, constant volume process. फील आ रहा है? प्रोसेस का फील आना जरूरी है, प्रोसेस का फील आना जरूरी है कि कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट वॉल्यूम। आगे आगे देखिए मजा आएगा आपको। कांस्टेंट टेम्परेचर, एडियाबैटिक, पॉलीट्रोपिक, आप सब लोग पढ़ लेते हैं वर्क क्या होता है, फलाना ढिमकाना, लेकिन प्रोसेस क्या होता है यही समझ में नहीं आता। एक बार ये समझ में आने लग जाता है तो फिर क्वेश्चन ऐसे फटाफट बनता है। तो कभी भी आपको क्वेश्चन में ये मेंशन कर दिया जाए द पिस्टन इज रिजिड, या फिर रिजिड वर्ड आ गया, या फिर पिस्टन इज लॉक, कांस्टेंट वॉल्यूम। द पिस्टन इज मूविंग फ्रीली, हमेशा कांस्टेंट प्रेशर, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं सर, अपन ने प्रैक्टिकली समझ लिया कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस क्या होता है। अब ये देखते हैं कि इसमें वर्क का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करा जाए। तो बहुत आसान है डियर इसमें, क्योंकि देखिए वर्क कैलकुलेट करेंगे तो क्लोज सिस्टम वर्क क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। अब मैं ये बात कर रहा हूं कब, जब अपना प्रोसेस रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? स्लो एंड फ्रिक्शनलेस। तो मैं ये मान रहा हूं कि देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द पिस्टन एंड सिलेंडर, देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द पिस्टन एंड सिलेंडर, तभी ये वैलिड होगा। ठीक है, तो अज्यूम द प्रोसेस इज रिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस मान के सोल्व कर लेते हैं। तो रिवर्सिबल प्रोसेस मान के सोल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन पीडीवी लगाएंगे, क्लोज सिस्टम वर्क इज इंटीग्रेशन पीडीवी। अब देखो डियर, प्रेशर तो कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन हो गया डीवी का। अब अपन मान लेते हैं प्रोसेस 1 से 2 है, तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है 1 से 2, तो पी ये क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1। दिस इज द क्लोज सिस्टम वर्क फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस इन रिवर्सिबल प्रोसेस ओनली। ये आपका क्लोज सिस्टम वर्क आ गया कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में। बोलो सर, बोलो बच्चों, क्लियर हुआ? बच्चों क्लियर हुआ? यस। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में रिवर्सिबल वर्क क्या होता है, P इंटू V2 माइनस V1। अब देखिए मैं थोड़ी सी कहानी और समझाता हूं आपको। अपन ने देखा पहले तो ये बताओ, ये जो वर्क अपन ने देखा पीडीवी वर्क, ये जो वर्क अपन ने देखा पीडीवी वर्क, ये रिवर्सिबल प्रोसेस के वैलिड है क्लोज सिस्टम में।
क्या मैंने वर्किंग सब्सटेंस आपको बताया कि क्या होना चाहिए? नहीं, मींस इट इज वैलिड फॉर एनी वर्किंग सब्सटेंस, कोई भी वर्किंग सब्सटेंस हो। वर्किंग सब्सटेंस का मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, गैस में भी आइडियल, रियल कुछ भी हो, तो इट इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। यस। अब अपन बात करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वर्क हमेशा जीरो आया एक्सेप्ट पेडल व्हील वर्क। यहां पे मैंने लिखा गैस, अगर मैं यहां पे सॉलिड लिखता या लिक्विड लिखता तो भी आंसर जीरो ही होता। मानते हो इस बात को? क्योंकि W इक्वल टू पीडीवी मैंने लगा के निकाला है, और W इक्वल टू पीडीवी इज वैलिड फॉर एनी वर्किंग सब्सटेंस, मींस इन कांस्टेंट वॉल्यूम ऑलवेज वर्क इज जीरो एक्सेप्ट पेडल व्हील। ठीक है। अब बात करते हैं कांस्टेंट प्रेशर की। तो कांस्टेंट प्रेशर में भी यहां भी कोई भी वर्किंग सब्सटेंस हो, क्या फर्क पड़ रहा है? आंसर हमेशा क्या आएगा? P इंटू V2 माइनस V1। लेकिन ये आंसर अपना आया ओनली रिवर्सिबल। तो ये फॉर्मूला क्लोज सिस्टम वर्क का, ये जो एक्सप्रेशन है, इसका अजम्पशन क्या हो गया? पहली बात तो क्लोज सिस्टम, दूसरी बात कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, और तीसरी बात रिवर्सिबल प्रोसेस। क्योंकि अपन ने पीडीवी लगाया तो रिवर्सिबल ही है। अब देखो आपको जादू दिखाता हूं। जादू क्या है देखना। नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं। मान लीजिए डियर, दिस इज अ पिस्टन सिलेंडर असेंबली एंड देयर इज अ गैस। This is the state number 1, means the pressure of the gas is balanced by the atmospheric pressure। तो पिस्टन यहां पे रुका हुआ है, दिस इज द स्टेट नंबर 1, और मैंने ये बोल दिया दिस पिस्टन इज मूविंग फ्रीली। पिस्टन इज मूविंग फ्रीली। पिस्टन अगर फ्रीली मूव करेगा, व्हेन आई सप्लाई हीट टू द सिस्टम दिस पिस्टन विल मूव फ्रीली, तो ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो गया। कभी भी फ्रीली मूव आ गया, कांस्टेंट प्रेशर। और मैंने अब ये बोल दिया देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन द पिस्टन एंड सिलेंडर। ओ माय गॉड, there is a friction between piston and cylinder। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना आपको, ये समझ लो कम से कम भी थर्मोडायनेमिक्स की 10 से 15 बुक का कंक्लूजन है। इंडियन ऑथर नहीं, फॉरेन ऑथर। तो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, बहुत ऊपर लेवल की बातें पढ़ा रहा हूँ, लेकिन दिमाग में बैठने लग जाएंगी ना तो मजा आएगा। और जिंदगी में कभी थर्मोडायनेमिक्स में गलती नहीं होगी, चाहे आप दुनिया का कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन बना लेना। अब मैंने बोला कि देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन द पिस्टन एंड सिलेंडर, मींस इट इज एन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, बट अब ये कैसा हो गया? इरिवर्सिबल। ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस कैसा हो गया? इरिवर्सिबल। कैसा हो गया? इरिवर्सिबल। ओहो, ये तो खतरनाक बात होगी। अब सर अगर ये इरिवर्सिबल हो गया एंड आई एम गोइंग टू सप्लाई हीट इन दिस सिस्टम, मैंने सप्लाई सिस्टम में हीट सप्लाई करी, और जैसे ही मैं सिस्टम में हीट सप्लाई करूंगा दिस पिस्टन इज मूविंग फ्रीली। तो मान लीजिए पिस्टन फाइनली यहां पे आ गया, दिस इज द स्टेट 2 ऑफ द पिस्टन, मींस देयर इज अ प्रोसेस फ्रॉम 1 to 2, देयर इज अ प्रोसेस। अब मैं चाहता हूं कि इसमें वर्क कैलकुलेट करके बताइए। पहले बताइए वर्क पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव आएगा। क्यों पॉजिटिव आएगा? बिकॉज वेट इज रेज्ड एक्सटर्नल टू द सिस्टम। गैस पिस्टन को वेट, पिस्टन को उठा रही है, मतलब पॉजिटिव वर्क डन। या यहाँ पे ये भी देख सकते हैं एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन वर्क इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। वर्क करेगा कौन? अपना सिस्टम वर्क कर रहा है। लेकिन क्या यहाँ पे पीडीवी लगा सकता हूं? नहीं, पीडीवी इज नॉट वैलिड इन दिस केस। क्यों वैलिड नहीं है? क्यों पीडीवी वैलिड नहीं है? बिकॉज दिस इज नॉट एन रिवर्सिबल प्रोसेस। सर अब कैसे निकाले? अब तो फंस गए, अब तो फंस गए। इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क निकालने का तो कोई एक्सप्रेशन ही नहीं होता। देयर इज एक्सप्रेशन पीडीवी दैट इज वैलिड ओनली फॉर रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का तो कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता है। आप बोलेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम में भी तो निकाला, कांस्टेंट वॉल्यूम में तो टॉर्क ओमेगा करके निकाला ससुर, शाफ्ट वर्क था वहां पे, तो पेडल व्हील वर्क। यहाँ पे कैसे निकालेंगे? अब बेटा फंस जाएंगे तो बेसिक मैकेनिक्स पे चलो भाई। वर्क का बेसिक मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग देख लो। और मैकेनिक्स क्या बोलता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द वर्क। मैकेनिक्स क्या बोलता है सर? मैकेनिक्स बोलता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मैकेनिक्स क्या बोलता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये बोलता है मैकेनिक्स। चलो देखो भैया, पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो ए है,
गैस प्रेशर मान लो पी गैस। तो व्हाट इज द वर्क डन? मैं पीडीवी तो नहीं लगा सकता, लेकिन मैकेनिक्स तो लगा सकता हूं। मैकेनिक्स तो कहीं भी वैलिड है यार, चाहे रिवर्सिबल हो, चाहे फ्रिक्शन हो, चाहे ना हो, उसको क्या मतलब है। तो यहां पे मैं लगाऊंगा P इंटू, और सॉरी वर्क निकालना है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट ये 1 से 2 के बीच का डिस्प्लेसमेंट है, इसको मान लो dx। क्या मान लो? dx। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट dx, ये वर्क हो जाएगा इसमें। अब सर फोर्स क्या है, कोई बताएगा फोर्स क्या है? यहाँ पे फोर्स क्या है? प्रेशर इंटू एरिया। अब आप बोलेंगे सर कौन सा प्रेशर लें, गैस का प्रेशर लें, एटमॉस्फेरिक? बेटा प्रेशर कांस्टेंट है तो कोई सा भी ले लो सर, एक ही तो बात है। प्रेशर तो कांस्टेंट है ना। अरे प्रेशर तो कांस्टेंट नहीं, जो थप्पड़ मारूंगा खींचे, प्रेशर तो कांस्टेंट है। तो प्रेशर कांस्टेंट है तो गैस का लो, एटमॉस्फेरिक लो, बात एक ही है। बोलो। कभी गुस्सा आता है मेरे को। कौन सा लें? कोई सा भी ले लो सर, बात तो एक ही है। हैं? कोई सा भी ले लो सर, क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो कोई सा भी ले लेते हैं बेटा। तो पी गैस लिख देता हूं इंटू एरिया इंटू डीएक्स। ओ माय गॉड, ए डीएक्स क्या हो गया? चेंज इन वॉल्यूम। दैट इज, वॉल्यूम में चेंज क्या है? V2 माइनस V1। भाई फाइनल वॉल्यूम क्या है सर? गैस का फाइनल वॉल्यूम ये है। वॉल्यूम किसका निकालना है भाई? गैस का, अपने सिस्टम का। सिस्टम का फाइनल वॉल्यूम ये है, सिस्टम का इनिशियल वॉल्यूम ये है। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो गया? V2 माइनस V1। ओ माय गॉड, दिस इज द सेम आंसर। सेम आंसर आ रहा है। मतलब क्या हुआ बेटा? मतलब ये हुआ कि इन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, वेदर द प्रोसेस इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, द वर्क इज ऑलवेज P इंटू V2 माइनस V1। क्या? P इंटू V2 माइनस V1। क्या? P इंटू V2 माइनस V1। दो चार बार बोलो। वेदर द प्रोसेस इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, the work is always P into V2 minus V1 for constant pressure process. Is it clear? क्लियर है कि नहीं है? बोलो। वेरी गुड। तो सर गोल्डन पॉइंट क्या है? देखो गोल्ड कितना महंगा हो रहा है, मैं आपको कितना आसानी से दे रहा हूं। क्या पॉइंट आया? फॉर अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, फॉर अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, फॉर अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, फॉर अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस इन अ क्लोज्ड सिस्टम। ओपन सिस्टम मत बोल देना, क्लोज सिस्टम का एनालिसिस कर रहे हैं। इन अ क्लोज सिस्टम, वर्क इज ऑलवेज P इंटू V2 माइनस V1, वेदर, अब पूरा नहीं लिखूंगा मैं, वेदर इट इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। बोलो सर। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में क्लोज सिस्टम वर्क हमेशा क्या होगा? P इंटू V2 माइनस V1 ही होगा, चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल हो और चाहे प्रोसेस इरिवर्सिबल हो। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ? हाँ जी, क्लियर हुआ? अरे बताओ ना, सबका रिप्लाई आना चाहिए। क्लियर हुआ? मजा आ गया? यस, तो मजा आ गया तो डीजे लगा के नाचो सर। हैं? मजा आ गया तो डीजे लगा के नाचो। चलो, तो दो प्रोसेस अपने हो गए, दैट इज द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस एंड द फर्स्ट वन इज कांस्टेंट वॉल्यूम। दोनों का बहुत ही प्यारा सा एनालिसिस अपन ने कर लिया, वेदर द प्रोसेस इज रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, सब तरीके से देख लिया। और प्रोसेस पहचानेंगे कैसे, ये भी अपन ने देख लिया। इट इज कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर कैसे पहचानना है। तो व्हेन पिस्टन इज रिजिड और लॉक्स, देन इट इज कांस्टेंट वॉल्यूम। इफ द पिस्टन इज मूविंग फ्रीली, देन इट इज ऑलवेज कांस्टेंट प्रेशर। अब थर्ड प्रोसेस की बात करते हैं जो कि बहुत खतरनाक है, आइसोथर्मल प्रोसेस। इसको कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस को बोलते हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस भी बोला जाता है।
आईसो वर्ड का मतलब क्या होता है? आईसो का मतलब होता है सेम थ्रू आउट। थर्मल मतलब टेम्परेचर, थर्मल वर्ड इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। if the temperature is same throughout the process if the temperature is same throughout the process, then it is said to be isothermal only, then it is only constant temperature। मान लीजिए डियर, मैंने आपको ये बोला कि एक सिस्टम है, देखिए बहुत गहरी बातें हैं बेटा। एक सिस्टम है, मैंने बोला इस सिस्टम का इनिशियल टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। आपने कोई एक प्रोसेस करा, इसको वर्क दिया या इससे वर्क रिजेक्ट करा या इसको हीट सप्लाई करी या इससे रिजेक्ट हुई, और फाइनली किसी तरीके करके अपन फिर से 30 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गए। तो क्या मैं इसको आइसोथर्मल प्रोसेस बोल सकता हूं? क्या मैं इसको आइसोथर्मल प्रोसेस बोल सकता हूं? यस और नो? सजन नो, अथर्व यस, बाकी लोग? अरे बाकी साहब भी तो कुछ कहना चाहते होंगे ना? हाँ, बाकी लोग क्या कहना चाहते हैं? यस और नो? नो, 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 काफी यस काफी नो। क्यों सर? देखो बेटा, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट को देख के अपन ये कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते कि ये प्रोसेस आइसोथर्मल है या नहीं। आइसोथर्मल का मतलब है ड्यूरिंग द प्रोसेस टेम्परेचर इज कांस्टेंट। पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर अगर सेम है तभी वो आइसोथर्मल होगा। सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट को देख के आप कैसे बोल सकते हो आइसोथर्मल है? देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो ये टेम्परेचर एक्सिस है, एक प्रोसेस है आपका ये, एक प्रोसेस है ये स्टेट नंबर 1 है और ये स्टेट नंबर 2। देखो स्टेट 1 और 2 का टेम्परेचर यहाँ पे सेम है, लेकिन क्या आइसोथर्मल है ये? यहाँ पे देखो स्टेट 1 और 2 का टेम्परेचर सेम है लेकिन थ्रू आउट भी टेम्परेचर वही है, तो इसको अपन बोलेंगे आइसोथर्मल। ये आइसोथर्मल की कैटेगरी में नहीं आता है। आइसोथर्मल का मतलब थ्रू आउट टेम्परेचर सेम होना चाहिए। सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट का टेम्परेचर देख के अपन नहीं बोल सकते इट इज आइसोथर्मल, क्योंकि टेम्परेचर वेरी भी तो कर सकता है यार। मान लीजिए इनिशियल टेम्परेचर कुछ था, 30 डिग्री सेल्सियस था, टेम्परेचर किसी न किसी तरीके से वेरी हुआ, आपने उसको हीट सप्लाई करी या उससे वर्क लिया तो उसका टेम्परेचर वेरी करा, और फाइनली किसी भी तरीके से वापस वो 30 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया, तो ये आइसोथर्मल हो गया? नहीं ना। आइसोथर्मल का मतलब तो थ्रू आउट टेम्परेचर सेम होना चाहिए ड्यूरिंग द प्रोसेस। पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर अगर सेम है तभी वो आइसोथर्मल होगा। तो आइसोथर्मल का मतलब ये नहीं होता है इनिशियल और फाइनल स्टेट के टेम्परेचर को देख के अपन कभी भी नहीं बोल सकते कि आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल मींस थ्रू आउट द टेम्परेचर सेम होना चाहिए, थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर शुड बी सेम, तभी अपन उसको आइसोथर्मल बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये आइसोथर्मल नहीं होगा। तो आइसोथर्मल का मतलब थ्रू आउट टेम्परेचर सेम होना चाहिए तभी वो आइसोथर्मल होगा। समझ में आ गई बात? और इसमें मैं आपको फंसाऊंगा भी, आगे मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा फ्री एक्सपेंशन, और मैं गारंटी से बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग फिर से फंस जाएंगे, क्योंकि मैं वहां पे मैं आपको बता भी दे रहा हूँ कि मैं कहां फंसाऊंगा, और फिर भी आप फंसेंगे। वहां पे इनिशियल और फाइनल स्टेट का टेम्परेचर सेम आ जाता है। मैं फिर से पूछूंगा आइसोथर्मल है कि नहीं है। तो डियर, आइसोथर्मल का मतलब थ्रू आउट टेम्परेचर सेम होगा तभी आइसोथर्मल होगा, अदरवाइज आइसोथर्मल नहीं होगा। अपन कह नहीं सकते कि आइसोथर्मल है या नहीं, क्योंकि अपने को थ्रू आउट टेम्परेचर देखना है। थ्रू आउट टेम्परेचर देख लेंगे तभी अपन बोलेंगे। क्लियर है? चलिए, क्लियर है बेटा? माइक का बैटरी डाउन हो गया है ना? तो आवाज अगर चली जाए तो एक बार मेरे को बता देना, क्योंकि मैं फ्लो फ्लो में पढ़ा रहा हूं, मेरे को पता नहीं चलेगा कि बैटरी गया या नहीं। तो अगर बैटरी चला जाए तो एक बार मेरे को बोल देना, मैसेज कर देना, ठीक है ना? चलिए, अब देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस को प्रैक्टिकली देखते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस होता कैसे है। कैसे होता है आइसोथर्मल प्रोसेस? यहां पे मैंने गैस भर दिया। अच्छा ये बताओ, आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट सप्लाई या हीट रिजेक्शन पॉसिबल है? आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट इंटरेक्शन पॉसिबल है? बोलो, आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट इंटरेक्शन पॉसिबल है? सर, सर बताइए ना। आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट इंटरेक्शन पॉसिबल है? नहीं? चलो कोई बात नहीं, नहीं पता तो देखो,
क्योंकि सबको पता है Q इक्वल टू एम सी डी टी, टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, क्यू जीरो, ओ क्यू जीरो। देखना अभी मजा आएगा आपको। आपको यही नहीं पता कि आइसोथर्मल प्रोसेस होता क्या है, आप कहां से बता देंगे। अब देखिए अभी फील आएगा आपको, सुनिएगा ध्यान से। यहां पे एक वेट अपन ने रखा हुआ है W, और इसको इनफाइनाइट पार्ट्स में अपन ने तोड़ लिया। ये पिस्टन अभी यहां पे रुका हुआ है, मींस दिस इज स्टेट वन, मींस द प्रेशर ऑफ द गैस इज बैलेंस्ड बाय द, यहां पे जो गैस का प्रेशर है ये कौन बैलेंस कर रहा है, ये वेट की वजह से जो प्रेशर है और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो सब मिलके इसको बैलेंस कर रहे हैं। तो ये पिस्टन अपनी स्टेबल पोजीशन में, रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, दिस इज स्टेट वन। अब मान लो कि ये वेट जो है ना ये 100 यूनिट वेट है, और ये प्रेशर भी 100 यूनिट है, तो ऊपर से भी 100 यूनिट है टोटल, नीचे से भी टोटल 100 यूनिट है, बैलेंस है। और इस 100 यूनिट को मैंने 100 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, छोटे छोटे 100 पार्ट्स बना लिए, मतलब एक एक केजी के, एक एक यूनिट के 100 पार्ट्स बना लिए। तो ऊपर से जितना प्रेशर लग रहा है, नीचे से उतना प्रेशर लग रहा है, सब बैलेंस है, पिस्टन अपनी रेस्ट इक्विलिब्रियम में है। और मैं ये बोल रहा हूं कि दिस पिस्टन इज मूविंग फ्रीली, पिस्टन इज मूविंग फ्रीली, मतलब मैं जब हीट सप्लाई वगैरह करूंगा, हीट सप्लाई या हीट रिजेक्शन करूंगा, तो पिस्टन फ्रीली मूव करेगा, पिस्टन इज मूविंग फ्रीली। तो आपके दिमाग में यह आएगा कि सर अगर पिस्टन फ्रीली मूव करेगा, हाँ जी कोई बोलना चाहता है कुछ, कुछ गुड़ गुड़ सी आवाज आई, किसी को बोलना है सर कुछ, कौन बोल रहा है, भैया ये म्यूट करिए, सुहास, सुहास जी, हाँ बिल्कुल ये म्यूट करो यार, डिस्टर्ब होता है ठीक है। आपको कुछ बोलना है तब बोलिएगा आप, है ना। चलिए, तो डियर अपन क्या बात कर रहे हैं किसकी, कि आपके दिमाग में आएगा कि सर पिस्टन इज मूविंग फ्रीली, तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो गया ना, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो गया, आप इसको आइसोथर्मल कैसे बोल रहे हैं। तो मैंने आइसोथर्मल कहां बोला, अभी अभी तो मैं समझाऊंगा। तो यहां पे भी पिस्टन फ्रीली मूव करेगा, लेकिन यहां पे एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, यहां पे एक चीज अपन कर सकते हैं, देयर इज अ प्रोविजन टू ऐड और रिमूव वेट, ऐड और रिमूव वेट ड्यूरिंग द प्रोसेस। अब सोचो सर, अगर ड्यूरिंग द प्रोसेस अपन वेट को ऐड और रिमूव करेंगे तो वेट इज नॉट कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस। If the weight is not constant during the process, that process will not be constant pressure। देखो constant pressure कब होगा, जब weight constant होगा, weight constant होगा तभी constant pressure होगा। और during the process अगर weight vary कर जाएगा तो that will not be constant pressure process। तो isothermal process में भी piston freely move करता है, but there is a provision to add or remove weight during the process, means during the process weight is variable। If the weight is variable, that will not be the constant pressure process। Clear? चलिए, तो यहां पे अपन वेट को ऐड और रिमूव कर सकते हैं, तो ये कांस्टेंट प्रेशर नहीं है, ये कहानी तो खत्म हो गई। कांस्टेंट प्रेशर नहीं है मतलब ये कहानी तो खत्म हो गई कि ये कांस्टेंट प्रेशर है। अब ये बात करते हैं कि आइसोथर्मल है या नहीं। अब सुनना डियर, अब सुनना, और आइसोथर्मल है तो कैसे है सुनना। तो कांस्टेंट प्रेशर होगा, ये कहानी तो अपने दिमाग से निकल गई। क्यों निकल गई, क्योंकि यहां पे ड्यूरिंग द प्रोसेस अपन वेट को ऐड और रिमूव कर सकते हैं। तो अगर वेट वेरिएबल है, अगर वेट वेरिएबल है तो दैट विल नॉट बी द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। अब डियर सुनिएगा, अगर मान लो ये स्टेट वन है, अब मैंने क्या करा, अब अगर मैं इस एक पार्ट को रिमूव कर दूं, ये एक पार्ट ऊपर वाला ये हटा दूं, ऊपर वाला एक पार्ट हटाऊं तो ऊपर हो गया 99 यूनिट, नीचे हो गया 100 यूनिट। ऊपर हो गया 99 यूनिट, नीचे हो गया 100 यूनिट, मींस नीचे 100 यूनिट है, ऊपर 99। तो क्या होगा, ये पिस्टन पे थोड़ा सा धक्का लगेगा, पिस्टन ऊपर जाएगा, फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। फिर मैंने एक और पार्ट रिमूव कर दिया तो ऊपर 98 हो गया, नीचे 100 है, 99 है नीचे, तो फिर पिस्टन थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो यहां पे ड्यूरिंग द प्रोसेस वेट जो है वो वेरिएबल है। अब एक बात सोचो सर, मान लीजिए मैंने वेट रिमूव कर दिया, सुनना ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है।
अगर आपने एक पार्ट इसको रिमूव करा, एक पार्ट इसका 1 यूनिट मान लीजिए इसने रिमूव कर दिया आपने, नीचे 100 है, ये पिस्टन है, नीचे 100 है, ऊपर 99 हो गया, तो पिस्टन ऊपर गया, फिर से इक्विलिब्रियम में आ गया। तो ये बताओ कि यहाँ पे वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा? यस, देयर इज अ वर्क डन बाय द गैस। वर्क यहाँ पे हो रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है। क्यों? क्योंकि सिस्टम जैसे पिस्टन ऊपर जाएगा, ये ऊपर वाली 99 यूनिट को उठा रहा है कि नहीं उठा रहा? मीन्स पिस्टन सिस्टम जो है एक्सटर्नल टू द सिस्टम वेट को रेज कर रहा है। देयर इज अ वेट इज रेज्ड एक्सटर्नल टू द सिस्टम, मींस देयर इज अ वर्क डन। और वर्क कौन कर रहा है? सिस्टम वर्क कर रहा है। अगर अपन वेट को रिमूव करते हैं तो नीचे 100 यूनिट है, ऊपर 99 यूनिट है, तो यहां पे ये 100 यूनिट 99 यूनिट को उठाएंगे, मींस वेट इज रेज्ड एक्सटर्नल टू द सिस्टम, मींस दिस इज अ वर्क डन बाय द सिस्टम। ये जो एग्जांपल है, ये किसका एग्जांपल है? वर्क डन बाय द सिस्टम। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं, वर्क डन बाय द सिस्टम। और वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब पॉजिटिव वर्क डन, मतलब एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ही हो रहा है। जब वेट उठेगा तो पिस्टन ऊपर जाएगा, मतलब एक्सपेंशन हो रहा है यहां पे। अब सर एक बात बताओ, एक्सपेंशन अगर होगा, एक्सपेंशन अगर होगा तो जो सिस्टम का एनर्जी है वो कम होगा कि नहीं होगा? भाई सिस्टम वर्क कर रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है। मान लीजिए सिस्टम के पास 100 रुपीज है, उसमें से उसने 1 रुपया खर्च कर दिया, तो उसके पास 99 बचेगा। लेकिन अपने को क्या करना है? टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन करना है। और डियर एक और बात बता दूं आपको, जो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी होता है, सिस्टम का जो एनर्जी होता है जिसको अपन बोलते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दैट इज डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, दैट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो अगर सिस्टम वर्क करेगा तो उसका इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगा, और इफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीजेस, टेम्परेचर विल डिक्रीज। तो देयर इज अ वर्क डन, एक्सपेंशन मींस वर्क डन बाय द सिस्टम, तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस, इसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। आगे पढ़ेंगे अपन फर्स्ट लॉ में। इंटरनल एनर्जी, सिस्टम का इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुआ, तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। बोलो, क्योंकि सिस्टम वर्क कर रहा है। 99 यूनिट था ऊपर नीचे, जैसे ही मैंने 1 यूनिट रिमूव करा, नीचे 100 यूनिट है, ऊपर 99, तो पिस्टन थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर से रेस्ट में आ जाएगा। तो पिस्टन क्या कर रहा है? ये जो अपना गैस है ये 99 यूनिट को रेस कर रहा है, मतलब देयर इज अ वर्क डन, एक्सपेंशन हो रहा है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम। और सिस्टम वर्क करेगा तो उसका इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगा, और इंटरनल एनर्जी मेजरली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुआ तो उसका टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, लेकिन अपने को टेम्परेचर क्या रखना है? कांस्टेंट। अगर अपने को टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है तो कैसे रख सकते हैं? वी हैव टू सप्लाई हीट, वी हैव टू सप्लाई हीट। टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो अगर अपन हीट सप्लाई कर देंगे तो फिर से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन हो जाएगा। हीट सप्लाई कर देंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, तो टेम्परेचर कांस्टेंट। तो अपन कितनी हीट सप्लाई करेंगे? जितना इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुआ है सिर्फ उतना ही हीट सप्लाई अपने को करना है। या मैं ये बोल दूं कि सिस्टम जितना वर्क कर रहा है सिर्फ उतना ही हीट सप्लाई कर दो। मेरे अकाउंट में 100 रुपए है, मैंने 1 रुपया खर्च कर दिया, मेरे को अकाउंट का बैलेंस हमेशा 100 रुपए मेंटेन रखना है। तो मैंने 1 रुपीज खर्च कर दिया, तो मेरे अकाउंट में अगर एक्सटर्नली 1 रुपीज आ जाए, कोई मेरे अकाउंट में 1 रुपया डलवा दे, तो मेरा बैलेंस 100 रुपीज रहेगा हमेशा। बात समझ में आ रही है? तो सिस्टम जितना वर्क कर रहा है, अगर उतना ही हीट सप्लाई अपन कर दें तो टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। समझ में आया? भाई मेरे पास 100 रुपए हैं, मैंने 1 रुपया खर्च कर दिया, मेरे पास मान लो 1 लाख रुपए हैं, मैंने 10,000 रुपए खर्च कर दिए, मेरे अकाउंट का बैलेंस 1 लाख रुपए रहना चाहिए। तो कोई अगर एक्सटर्नली मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए डलवा दे, जैसे ही मैं 10,000 रुपए खर्च करूं, कोई मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए डलवा दे, तो मेरे अकाउंट का बैलेंस 1 लाख रुपए रहेगा। तो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी अगर कांस्टेंट रहेगा तो उसका टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा। तो सिस्टम जितना वर्क कर रहा है, अगर उतना हीट सप्लाई अपन सिस्टम को करते रहें तो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। मतलब मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए, किसी ने 10,000 रुपए डलवाए, मैंने वो 10,000 रुपए ऐसे कैसे आगे फेंक, किसी ने 10,000 रुपए डलवाए, मैंने 10,000 रुपए खर्च कर दिए, किसी ने 10,000 रुपए डलवाए, मैंने 10,000 रुपए खर्च कर दिए, तो मेरे अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। मींस इन केस ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस,
net work done by the system and net heat interaction will remain same. In case
यस, अब आवाज आ रही है डियर? ऑडिबल है? यस, चलिए। तो अपन देख रहे थे, तो डियर अपन ने यहां पे बात करी कि इफ weight is removed, the work is done by the system, and if work is done by the system, the energy of the system decreases, means temperature will decrease. So to maintain constant temperature we have to add heat. Yes, यहां तक क्लियर हुआ? बोलो, यहां तक क्लियर हुआ? यस। तो और यहां पे अपन जितना वर्क, सिस्टम जितना वर्क कर रहा है उतना ही हीट ऐड करेंगे, क्योंकि सिस्टम का जितना पैसा खर्च हो रहा है, जैसे मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए है, तो किसी ने मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए डलवा दिए, तो मैंने वो 10,000 रुपए ऐसे कैसे खर्च कर दिए, तो मेरे अकाउंट का बैलेंस 1 लाख रुपए मेंटेन रहेगा। मीन्स इन आइसोथर्मल प्रोसेस द नेट वर्क डन बाय द सिस्टम एंड नेट हीट इंटरेक्शन, या नेट वर्क डन बाय द सिस्टम एंड नेट हीट सप्लाइड विल रिमेन सेम। बात समझ में आ रही है? तो आइसोथर्मल प्रोसेस में नेट वर्क और नेट हीट इंटरेक्शन सेम रहता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन क्या लिखेंगे? इन isothermal process, in isothermal process, if work is done by the system, work is done by the system, work is done by the system, then we have to add heat, we have to add heat. Is it clear? ठीक है। अब मान लो डियर, ये जो सिस्टम था अपना, इसमें अभी अपन ने हीट को ऐड करा, ये अपना स्टेट 1 है और यहाँ पे ये 100 यूनिट्स है, और यहाँ पे जो गैस भरा हुआ है इसका प्रेशर भी यहाँ पे 100 यूनिट हो गया, 100 यूनिट है। अब मान लो कि मैंने एक यूनिट एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, अगर मैं वेट को ऐड करूंगा तो क्या होगा? वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम, बताइए। इफ देयर इज वेट इज एडेड, वेट इज एडेड एक्सटर्नल टू द सिस्टम, सिस्टम के एक्सटर्नली हो रहा है क्योंकि सिस्टम तो अपना गैस ही है, तो अगर सिस्टम के एक्सटर्नली अपन वेट ऐड करते हैं तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, वेरी गुड। वेट अगर ऐड कर देंगे तो दैट इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम, और सिस्टम पे वर्क होगा मतलब सिस्टम का एनर्जी इंक्रीज होगा, तो एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, यानी इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो टू मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर, बोलो क्या कर सकते हैं? टू मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर वी हैव टू रिजेक्ट हीट फ्रॉम द सिस्टम, सिस्टम से हीट रिजेक्ट करनी ही पड़ेगी, तभी जाके टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन होगा। इज इट क्लियर? और कितना हीट रिजेक्ट करेंगे? जितना वर्क सिस्टम पे हो रहा है उतना हीट रिजेक्ट कर देंगे, तो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब उसका टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो अगर मैं आपको ये पूछ लूं इन आइसोथर्मल प्रोसेस इफ देयर इज अ वर्क डन बाय द सिस्टम, तो आप क्या बोलेंगे? अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो 100% देयर इज अ हीट एडिशन। इन आइसोथर्मल प्रोसेस इफ द वर्क डन इज ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन अगर सिस्टम पे हो रहा है तो देयर इज अ हीट रिजेक्शन फ्रॉम द सिस्टम। इज इट क्लियर? तो इन आइसोथर्मल प्रोसेस इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम देन देयर इज अ हीट रिजेक्शन, and if work is done by the system then there is a heat addition. That is the example of isothermal process. और heat addition और heat rejection किसके बराबर होगा? वर्क इंटरैक्शन के बराबर होगा। तो अपन ये लिख सकते हैं इन आइसोथर्मल प्रोसेस, इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ये तो अपन ने लिख दिया। तो इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, work is done on the system, work is done on the system, then we have to reject heat, we have to reject heat, we have to reject heat। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिख सकते हैं? इन आइसोथर्मल प्रोसेस वर्क इंटरैक्शन इज इक्वल टू हीट इंटरैक्शन,
बोलो सर, समझ में आई बात? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इन आइसोथर्मल प्रोसेस वर्क इंटरेक्शन और हीट इंटरेक्शन बराबर है। तो जो आपके दिमाग में कीड़ा है ना कि आइसोथर्मल में हीट एडिशन नहीं हो सकता, हीट रिडक्शन नहीं हो सकता, गलत है। देखिए हो रहा है। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस में सिस्टम वर्क कर रहा है तो देयर इज अ हीट एडिशन। इफ द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम देन देयर इज अ हीट रिडक्शन। मींस इन आइसोथर्मल प्रोसेस देयर इज अ हीट इंटरैक्शन। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो हीट इंटरैक्शन होगा, क्योंकि हीट इंटरैक्शन नहीं होगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन ही नहीं होगा। तो ये जो दिमाग में अपने आता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट इंटरैक्शन नहीं होता, बिल्कुल गलत है। हाँ, जितना हीट इंटरैक्शन होगा वो सारा का सारा वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इंटरनल एनर्जी सिस्टम का कांस्टेंट रहेगा। तो दिस इज द प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में डिफरेंस समझ में आया? इन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पिस्टन इज मूविंग फ्रीली, और इन आइसोथर्मल प्रोसेस पिस्टन इज आल्सो मूविंग फ्रीली, but in constant pressure process weight is constant. During the process weight remains constant, but in isothermal process during the process weight will vary. तो अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा स्टेटमेंट आ गया तो आप इजीली पहचान सकते हैं कि प्रोसेस आपका कौन सा है। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल क्लियर हो गया आइसोथर्मल का? बताइए फटाफट, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बताइए सर। यस। अब क्लोज सिस्टम वर्क कैलकुलेट करते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क का कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए क्लोज सिस्टम वर्क अपन ने क्या पढ़ा था? पीडीवी, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। मैं क्या अजम्पशन कर रहा हूं, अगर मैं पीडीवी लगा रहा हूं तो अपना प्रोसेस कैसा है? रिवर्सिबल। अपना प्रोसेस कैसा है? रिवर्सिबल। ठीक है। अब देखिए मैं ये मान लेता हूं, अज्यूम ये जो गैस मैंने मानी है ये आइडियल गैस मान लेते हैं। ये जो गैस मैंने मानी है यहाँ पे, इसको मैं आइडियल मान लेता हूँ। कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर में अभी मैंने ऐसा कुछ अजम्पशन नहीं लिया था, लेकिन आइसोथर्मल में मैंने ऐसा अजम्पशन ले लिया कि ये जो गैस है ये आइडियल गैस है। और अगर ये आइडियल गैस है तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? पीवी इक्वल टू एम आर टी। पीवी इक्वल टू एम आर टी। क्लोज सिस्टम है तो एम तो कांस्टेंट है क्योंकि मास इंटरेक्शन होगा ही नहीं। आर कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है यहाँ पे क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है। तो इन क्लोज सिस्टम, इन कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस पीवी विल रिमेन कांस्टेंट। पीवी कांस्टेंट आ गया, और पीवी कांस्टेंट आ गया तो पीवी रिलेशन क्या होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में? पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। अगर मान लीजिए प्रोसेस 1 से 2 जा रहा है तो अपन लिख सकते हैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? और ये किसके बराबर लिख सकते हैं? एमआरटी के बराबर, क्योंकि पीवी इक्वल टू एमआरटी है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में अपन ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए अपने को निकालना है वर्क, तो क्लोज सिस्टम वर्क क्या होता है? पीडीवी। अब यहाँ पे पी का वैल्यू रख दो यहाँ से, तो यहाँ से पी का वैल्यू क्या आ जाएगा? सी बाई वी। क्या जाएगा? सी बाई वी। उठा के यहाँ पे पुट करो, सी बाई वी डीवी। और अपन ने कहां से कहां तक माना है? 1 से 2, तो V1 से V2 तक इंटीग्रेट करो। सी कांस्टेंट बाहर आ गया, डीवी बाई वी इज एल एन वी, लिमिट फ्रॉम V1 टू V2, तो क्या हो गया? सी एल एन V2 बाई V1। ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस में क्लोज सिस्टम वर्क आ गया। अब देखो यहां से मैं V2 बाई V1 को क्या लिख सकता हूं? P1 बाई P2, तो ये हो जाएगा सी एल एन P1 बाई P2। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस में क्लोज सिस्टम वर्क आ गया, जहां पे सी का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? P1 V1 हो सकता है, P2 V2 हो सकता है, MRT हो सकता है। तो दिस इज द क्लोज सिस्टम वर्क इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। लेकिन मेरे को ये बताओ ये कहां वैलिड है? इसके अजम्पशन बताओ। सबसे पहला अजम्पशन, आइसोथर्मल प्रोसेस। दूसरा, क्लोज सिस्टम। तीसरा, अपन ने पीडीवी यूज करा है, मतलब रिवर्सिबल वर्क है ये। आइसोथर्मल प्रोसेस कैसा होना चाहिए? रिवर्सिबल प्रोसेस होना चाहिए। मींस पिस्टन और सिलेंडर के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। और आइडियल गैस अपन ने यूज करी है, आइडियल गैस। तो दिस इज द आइसोथर्मल वर्क। और ये आइसोथर्मल वर्क, ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी लगेगा। मींस अगर मैं आपको पूछूं कि व्हाट इज द वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, दैट इज सी एल एन V2 बाई V1, या फिर सी एल एन P1 बाई P2, वेर सी इज P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू MRT। और लेकिन ये कहां वैलिड है? आइसोथर्मल जो जो अजम्पशन है, क्लोज सिस्टम,
आइडियल गैस इक्वेशन यूज करी है अपन ने, आइडियल गैस और रिवर्सिबल, क्योंकि पीडीवी यूज करा है। तो ये चार अजम्पशन हैं, तभी ये वैलिड है। तो आपको ना क्वेश्चन पता है ऐसे आते हैं एग्जाम में, गेट एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं? The isothermal work is ClN V2 by V1 is valid for option A reversible irreversible process, option B ideal gas real gas। इस तरीके से ऑप्शन आते हैं। ये कहां वैलिड है? आपको ये सारे प्रोसेस सारे assumption ध्यान रहने चाहिए, और ये रट नहीं सकते आप, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स अभी स्टार्ट ही हुआ, अपन बहुत सारी इक्वेशन डिराइव करेंगे, तो बहुत सारी इक्वेशन के बहुत सारे assumption होंगे, कितने रटोगे? तो आपके दिमाग में अगर चीजें बैठ जाएंगी तो कभी भी डाउट नहीं आएगा। भाई आइसोथर्मल प्रोसेस को अपन ने पीडीवी से सोल्व करा तो रिवर्सिबल वर्क क्लोज सिस्टम। दूसरा अपन ने आइडियल गैस इक्वेशन यूज करी तो आइडियल गैस इक्वेशन, है ना? तो इस तरीके से आपके दिमाग में बैठना चाहिए। तो आइसोथर्मल क्लोज सिस्टम आइडियल गैस और रिवर्सिबल वर्क है, ठीक है। लेकिन इससे पहले जो दो प्रोसेस अपन ने पढ़े उसमें अपन ने वर्किंग सब्सटेंस कुछ भी नहीं लिया, तो वो सारे वर्किंग सब्सटेंस के लिए वैलिड था। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों के लिए देखा था, है ना। लेकिन यहाँ पे ये एक्स्ट्रा आ गया, एक तो आइडियल गैस और एक रिवर्सिबल। बात समझ में आ रही है? तो ये चीजें आपको ध्यान देनी चाहिए। अब आप बोलेंगे कि सर आइसोथर्मल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल है, तो कैसे सोल्व होगा? गैस आइडियल नहीं है तो कैसे सोल्व होगा? तो ये अभी बाद में देखेंगे। बात समझ में आ रही है? पहले ये बताओ यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? बोलिए। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है डियर, तो अपन ने तीन प्रोसेस आज पढ़ लिए, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर एंड आइसोथर्मल।